हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड एंजॉयिंग द जीएसटी लेक्चर्स। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे? भी सप्लाई का चैप्टर स्टार्ट किया था मैम। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले बेटा शेड्यूल 1, एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन भी कोई एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन किया तो उसे सप्लाई बोल सकते हैं। वो कहां दिया है? शेड्यूल 1 में। रेफरेंस जरूर पढ़ा था सेक्शन 7 में, अभी डिटेल में शेड्यूल 1 पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं सेक्शन 7 में जाऊंगी। यहाँ पे बेटा हमने सेक्शन 7 पढ़ा था, आपको याद हो तो। सप्लाई इंक्लूड्स 7(1)(a) ने क्या बोला था? यहाँ पे क्विकली रिवाइज करेंगे। 7(1)(a) ने बोला कि भाई सप्लाई में क्या आता है? सप्लाई ऑफ गुड्स भी आता है, सर्विस भी आता है। यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स भी आता है, सर्विस भी आता है, बट कंसिडरेशन होना चाहिए, फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। 7(1)(a) आया, उसने बोला एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन बाय अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, अपने मेंबर्स को या कॉन्स्टिट्यूट्स को या वाइस वर्सा देता है फॉर कैश डेफर्ड पेमेंट ऑफ वैल्यूएबल कंसिडरेशन। सप्लाई बोल देंगे, सप्लाई बोल देंगे। और इन दोनों को क्या बोला जाएगा? टू सेपरेट पर्सन। दीज आर डीम्ड टू बी टू सेपरेट पर्सन। देन 7(1)(b) आया, उसने बोला इंपोर्ट कर रहे हो आप सर्विस कंसिडरेशन के लिए, अच्छा, वेदर और नॉट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, हम इसे सप्लाई बोल देंगे। इंपोर्ट कर रहे हो सर्विस, कंसिडरेशन जरूरी, वेदर और नॉट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। बिजनेस के लिए तो ठीक है, अगर बिजनेस के लिए नहीं है तो भी बोल दिया, हाँ जी 7(1)(b) ने बोल दिया। बट लेटर ऑन एक एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन आया, उसने बोला कि नहीं, एग्जेम्प्ट रहेगी जो चीजें क्या आपने की पर्सनल पर्पस के लिए। 7(1)(c) आया, ये पढ़ेंगे इस लेक्चर में पूरा। क्या बोला 7(1)(c) ने? सप्लाई इंक्लूड्स एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1, एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड और अग्रीड टू बी मेड विदाउट कंसिडरेशन। तो क्या किया आपने? एक्टिविटी करी है जो कि स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 में, मेड और अग्रीड टू बी मेड विदाउट कंसिडरेशन, उसे क्या बोल दिया? सप्लाई बोल दिया। विदाउट कंसिडरेशन शेड्यूल 1 में जाएंगे, 4 एक्टिविटीज है जो विदाउट कंसिडरेशन करोगे तो भी सप्लाई होगा। 7(1) स्मॉल है यहाँ पे जो हमने पढ़ा था, इसके हिसाब से कंसिडरेशन इज मस्ट, कंसिडरेशन इज मस्ट। जब विदाउट कंसिडरेशन है तो हमें क्या देखना है? कि हमें देखना है कि अच्छा 7(1)(c) से शेड्यूल 1 में जाके देखना है क्या ये वो एक्टिविटी वहां है। अगर है विदाउट कंसिडरेशन है तो सप्लाई होगी। अगर वहां पे कोई एक्टिविटी नहीं है, वहां पे अगर कोई वो एक्टिविटी हमारी वाली फॉल नहीं हो रही है, सो विदाउट कंसिडरेशन है, तो फिर सप्लाई नहीं होगी। सिंपल सी बात है। शेड्यूल 1 में जो 4 एक्टिविटीज है वो अगर विदाउट कंसिडरेशन भी होती है तो भी उसे सप्लाई बोला जाएगा, तो भी उसे सप्लाई बोला जाएगा। फिर 7(1)(a) आया, उसने क्या बोला? 7(1) के हिसाब से सप्लाई है तो उसे सप्लाई ऑफ गुड्स बोलना है कि सर्विस, वो मैं बताऊंगा। 7(2) क्या बोला? कि अच्छा शेड्यूल 3 में स्पेसिफाइड है तो फिर उसे सप्लाई नहीं बोलेंगे। नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। या कोई एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी इन विच दे आर एंगेज्ड एज अ पब्लिक अथॉरिटी, और वो नोटिफाई किया गया, उसे भी सप्लाई नहीं बोला जाएगा। एंड देन 7 सबसेक्शन 3 आया, उसने बोला कि गवर्नमेंट यहां बताएगी, नोटिफाई करेगी किसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है, सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं मानना है, किसको सप्लाई ऑफ सर्विस मानना है, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं मानना है। ठीक है, तो ये सेक्शन 7 था, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा, क्विकली रिवाइज किया, याद हो गया होगा आपको उससे। अब यहां क्या बात हो रही है? हम यहां इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं? सेक्शन 7 में क्या बात हुई? सप्लाई इंक्लूड्स 7(1)(c) में आएंगे एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1, एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड और अग्रीड टू बी मेड विदाउट कंसिडरेशन, मेड और अग्रीड टू बी मेड विदाउट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन क्या? तो भी सप्लाई बोलेंगे। क्या बात हुई? सप्लाई इंक्लूड्स एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड और अग्रीड टू बी मेड विदाउट कंसिडरेशन। मेड और अग्रीड टू बी मेड विदाउट कंसिडरेशन, तो यहां से चलेंगे हम कहां? शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 1 में जहां क्या दी हुई है? 4 एक्टिविटीज दी हुई है, विदाउट कंसिडरेशन हो तो भी उसे सप्लाई बोलेंगे। पढ़ेंगे शेड्यूल 1। पेज नंबर 2.7 में आ जाओ। एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन है तो भी किससे सप्लाई बोलेंगे? ये चैप्टर सिर्फ इसी चीज पे, किसको सप्लाई बोलेंगे, किसको सप्लाई नहीं बोलेंगे। क्योंकि सप्लाई होगा तो जीएसटी लगेगा, सप्लाई नहीं होगा तो जीएसटी नहीं लगेगा। फिर वैल्यू क्या लेना है एंड ऑल दैट, आगे की बातें आगे के चैप्टर है ना, एक एक पॉइंट पे एक एक चैप्टर देखेंगे। इस चैप्टर से यही कंक्लूजन देखना है, वेदर अ पर्टिकुलर एक्टिविटी सप्लाई और नॉट। और मैं आपको बता दूं, एग्जाम में सबसे ज्यादा इसी टाइप के एमसीक्यूज आते हैं, केस स्टडी क्वेश्चन आते हैं कि भाई कोई ट्रांजैक्शन सप्लाई है कि नहीं। ठीक है, तो ये चैप्टर के डिस्कशन एंड होते तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज सप्लाई है, कौन सी चीज सप्लाई नहीं है। सो फर्स्ट एक्टिविटी देखेंगे, फर्स्ट पैरा है ये, एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। इसमें पैरा 1 क्या बोलता है? परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट। बहुत ही सिंपल सी बात बोली, क्या एक एक वर्ड का मतलब समझेंगे। परमानेंट
सबसे पहले परमानेंट बात हो रही है, ठीक है, परमानेंटली ट्रांसफर कर रहे हो आप, परमानेंटली ट्रांसफर कर रहे हो, टेम्पररी नहीं, परमानेंटली क्या कर रहे हो, या तो ट्रांसफर कर रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने आपकी ब्रांच को ट्रांसफर किया, या डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, ठीक है, डिस्पोज ऑफ कर दिया, ऑफ बिजनेस एसेट, बिजनेस के एसेट को, बिजनेस के एसेट को परमानेंट ट्रांसफर कर दिया या डिस्पोज ऑफ कर दिया। वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट, जिन एसेट पे इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था, जिन एसेट पे इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था उनको परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया या डिस्पोज ऑफ कर दिया तो उसे सप्लाई बोलेंगे। समझो, बिजनेस के एसेट की बात हो रही है सबसे पहले। अब ये मैंने बिजनेस के लिए फॉर एग्जांपल एक लैपटॉप खरीदा, मैंने बिजनेस के लिए एक लैपटॉप खरीदा, मेरे लैपटॉप का प्राइस क्या है बेटा, वैल्यू है 1 लाख रुपए। जब मैंने खरीदा था उसकी वैल्यू कितनी थी, 1 लाख रुपए, उस पर जीएसटी लग के आया फॉर एग्जांपल 18%, 18,000 रुपीज, 1,18,000 रुपए, ठीक है। मैंने किससे लिया था, मैंने मिस्टर ए से ये लैपटॉप खरीदा था, मिस्टर ए से याचना ने लैपटॉप खरीदा। याचना ने क्या किया, 1,18,000 रुपए मिस्टर ए को दे दिए, ये तो सिंपल ट्रांजैक्शन। याचना के परचेज पे ये जीएसटी लगा है, क्या याचना इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट लेगी, हाँ जी लिया मैम, याचना ने लिया, याचना को बहुत अच्छे से पता है इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, याचना खुद पढ़ाती है जीएसटी, कैसे छोड़ देगी। याचना ने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया, कितना लिया याचना ने इनपुट टैक्स क्रेडिट, जितना लग के आया है 18,000 रुपए ले लिया, याचना ने 18,000 रुपए ले लिया, ठीक है। 1 सेकेंड ना, थोड़ा सा विजिबल कम है, ₹18,000 याचना ने जब परचेज किया, उसके पास बिल है बरोबर, उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया, जीएसटी जो लग के आया, ठीक है। इंटरस्टेट होगा फॉर एग्जांपल, आईजीएसटी लग के आया, तो याचना ने आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना ले लिया, 18,000 रुपए, 18,000 रुपए। अब क्या हुआ, याचना ने यूज कर लिया लैपटॉप, 3-4 साल यूज कर लिया, बहुत सब यहाँ पे सारे काम हो गए, बच्चों को पढ़ा लिया उन लैपटॉप से, सब कर लिया। अब याचना ने बोला कि ठीक है, अब बहुत यहाँ इस लैपटॉप से बहुत यूज कर लिया, बहुत कमा लिया, अब किसी नीडी को मैं दे देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दे देती हूँ, वहां पे बच्चे हैं, वहां बच्चों को यूज आएगा उनके यहाँ पे, ठीक है। याचना के पास, याचना ने बोला कि उनके यहाँ पे बच्चों को यहाँ पे कुछ पीपीटी पढ़ाने के लिए, करने के लिए कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को याचना ने डोनेट कर दिया, डोनेट कर दिया कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को, या किसी को भी फ्री में दे दिया, ठीक है। यहां पे एग्जांपल ले रहे हैं हम, डोनेट टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, उनको काम आएगा ये सब, तो याचना ने डोनेट कर दिया। डोनेट कितने में किया, ऑब्वियसली 0 रुपीज में, कोई कंसिडरेशन नहीं, विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन वाला ट्रांजैक्शन है ये। हाँ, क्या ये इसमें फॉल होता है बेटा, ये जो अभी हमने पढ़ा, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल, हाँ परमानेंट डिस्पोजल कर दिया याचना ने, क्या, ऑफ बिजनेस एसेट, बिजनेस एसेट का, वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट, जहां पे उसने क्या किया था, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया था, जहां पे उसने क्या किया था, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया था, तो उसने क्या किया, परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल किया बिजनेस एसेट का, जहां पे इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया था उन एसेट्स में, जहां पे इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया था उन एसेट्स पे, तो उसको क्या बोल दिया कि सप्लाई हो जाएगा, किसको, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट्स। इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया है अगर याचना ने, हाँ किया है, 18,000 रुपए अवेल किया, तो वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन द एसेट, और उन्हीं एसेट को क्या कर दिया गया है, परमानेंटली ट्रांसफर या डिस्पोज ऑफ कर दिया है, तो उसे क्या बोलेंगे, सप्लाई बोलेंगे। इस ट्रांजैक्शन को इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, ये विदाउट कंसिडरेशन है 0 रुपीज में, हाँ विदाउट कंसिडरेशन, क्या किया, परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल कर दिया, परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल है, परमानेंट डिस्पोजल कर दिया याचना ने। वेयर आईटीसी हैज बीन टेकन, हाँ आईटीसी लिया था उसने, परमानेंटली डिस्पोज ऑफ कर दिया उसने वो एसेट जिसका आईटीसी लिया था, हाँ। तो यही पॉइंट है शेड्यूल 1 पैरा 1 में। शेड्यूल 1 पैरा 1 क्या बोलता है, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, याचना का बिजनेस का ही एसेट था ये। 3 चीजें, परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल किया आपने, हाँ, ऑफ बिजनेस एसेट, हाँ, वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन टेकन, इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था, हाँ, तो क्या हो जाएगा, ट्रांजैक्शन सप्लाई हो जाएगा। तो इसे क्या बोल दिया जाएगा, सप्लाई, किसके हिसाब से, 7(1)(c) रेड विथ पैरा 1 शेड्यूल 1,
के हिसाब से ही सप्लाई हो जाएगा। 7(1)(c) रेड विथ पैरा 1 शेड्यूल 1 के हिसाब से ही सप्लाई हो जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल ये समझा आपको? देखो यहाँ पे क्या हुआ है, बहुत सिंपल है भाई। मेरे पास लैपटॉप था, मेरे पास यहाँ बहुत सारी चीजें थी। फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप था, ये पोडियम था, ये आईपैड था, टीवी है, कैमरा है, यहाँ स्टूडियो में जितना सब सामान है मैंने यूज कर लिया, 5-6-7 साल पढ़ा दिया। मैंने कहा यार बस बहुत हो गया, बहुत यूज कर लिया ये सब सामान, अब मैं नया कुछ सेटअप बना रही हूँ, तो मैंने नया सामान खरीदा। तो ये सारा का सारा सामान मैंने क्या कर दिया बेटा, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को डोनेट कर दिया। मैंने लिए काम आएगा वहां पे बच्चों को, वहां पे यहाँ पे अंडर प्रिविलेज बच्चे रहते हैं उनको काम आएगा, तो मैंने सारा का सारा डोनेट कर दिया। ठीक है, तो मैंने सब पे आईटीसी लिया था, तो जब मैं डोनेट करूंगी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को तो वो ट्रांजैक्शन को सप्लाई बोलेंगे। यहां पे हमने एक एग्जांपल लिया, उसी पे स्टिक रहते हैं। अभी ये लैपटॉप मैंने लिया था, जब लिया था सिर्फ शर्त एक ही है कि जब लिया था तब इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है क्या? हाँ, इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर लिया है तो जब वो आप उस चीज को परमानेंटली ट्रांसफर या डिस्पोज ऑफ कर रहे हो इवन विदाउट कंसिडरेशन, उसे सप्लाई बोलेंगे, उसे सप्लाई बोलेंगे। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे परमानेंट डिस्पोजल हुआ है, परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल जो भी बोलो आप, परमानेंट डिस्पोजल हुआ है। बिजनेस के एसेट का हुआ है, हाँ। वेयर आईटीसी हैज बीन टेकन, हाँ। तो इस ट्रांजैक्शन को सप्लाई बोलेंगे इवन विदाउट कंसिडरेशन। 7(1)(c) के हिसाब से रेड विथ पैरा 1 शेड्यूल 1, रेड विथ पैरा 1 शेड्यूल 1। 7(1)(a) के हिसाब से सप्लाई है क्या? नहीं मैम, उसमें तो कंसिडरेशन चाहिए। 7(1)(c) के हिसाब से सप्लाई, हाँ। 7(1)(c) शेड्यूल 1 पैरा 1 के हिसाब से सप्लाई। अब ये एक ट्रांजैक्शन हुआ, एक और ट्रांजैक्शन मैं लेती हूं यहां पे। फॉर एग्जाम्पल याचना का लैपटॉप है, सेम ट्रांजैक्शन, उसने डोनेट किया चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को। डोनेट किया मतलब ऑब्वियसली 0 रुपीज में, नो कंसिडरेशन, कोई कंसिडरेशन नहीं है। याचना ने ये लैपटॉप सेम 1 लाख रुपए में खरीदा था और 18,000 रुपए उस पर जीएसटी लग के आया था। 1 लाख की वैल्यू थी और जीएसटी 18,000 लग के आया था। जब ये लैपटॉप याचना ने खरीदा था तब याचना ने इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था? नहीं लिया, बस ऐसे ही भूल गई, जो भी हो गया। याचना ने इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया, तो क्या इस ट्रांजैक्शन को अभी भी सप्लाई बोला जाएगा? क्या इस ट्रांजैक्शन को अभी भी सप्लाई बोला जाएगा? नहीं, इस ट्रांजैक्शन को अभी भी सप्लाई नहीं बोला जाएगा। क्यों नहीं बोला जाएगा मैम? शर्त है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर आईटीसी हैज बीन टेकन। इफ आईटीसी इज नॉट बीन टेकन, दिस इज नॉट सप्लाई, इट इज नॉट सप्लाई, इट इज नॉट सप्लाई। 7(1)(a) के हिसाब से तो वैसे भी सप्लाई नहीं है क्योंकि कंसिडरेशन नहीं है, और 7(1)(c) रेड विथ शेड्यूल 1 के हिसाब से सप्लाई नहीं है। क्यों? पैरा 1 के हिसाब से। क्यों? क्योंकि आईटीसी नहीं लिया। पैरा 1 की शर्त है कि अगर आईटीसी लिया है तो ही सप्लाई मानेंगे, अदरवाइज नॉट। अगर आईटीसी लिया है तो ही सप्लाई मानेंगे, अदरवाइज नॉट। ठीक है, अब देखते हैं वहां पे जो एग्जांपल्स दिए। ध्रुव गिव्स ओल्ड लैपटॉप बीइंग यूज्ड इन हिज बिजनेस टू हिज फ्रेंड फ्री ऑफ कॉस्ट। ध्रुव ने क्या किया, लैपटॉप बिजनेस के हैं, बिजनेस के लैपटॉप है, किसको दे दिया? अपने फ्रेंड को दे दिया, फ्रेंड को कर दे दिया उसने। ठीक है, दिस विल क्वालिफाई सप्लाई प्रोवाइडेड आईटीसी हैज बीन अवेल्ड बाय ध्रुव ऑन सच लैपटॉप। अगर ध्रुव ने आईटीसी लिया होगा तो ये जो परमानेंटली उसने यहां पे अपने फ्रेंड को दिया है अपना बिजनेस का एसेट, तो वो क्या हो जाएगा बेटा? सप्लाई हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा। सिमिलर एग्जांपल है जो हमने अभी लिया याचना का। ठीक है, कंडीशन क्या है? खाली कंडीशन क्या है यहाँ पे? खाली कि भाई बिजनेस का एसेट होना चाहिए, बिजनेस का एसेट होना चाहिए, परमानेंटली ट्रांसफर करे और आईटीसी अवेल किया तो वो सप्लाई हो जाएगा। A dealer of AC transfers the motor vehicle free of cost. ITC on motor vehicle is blocked. The transaction will not constitute supply as the condition of availment of ITC of the business ITC on the business transferred is not fulfilled. Business asset which is transferred. देखो तो क्या बोल रहा है, ट्रांजैक्शन क्या है पहले ये समझो। अब क्या हुआ, आपके बिजनेस में आपके पास क्या है? एक मोटर व्हीकल है। ठीक है, इसको मान लो एक मोटर व्हीकल है। अभी मोटर व्हीकल पे क्या हुआ, जब आपने लिया था ये मोटर व्हीकल, आपको आईटीसी आपने नहीं लिया, इसका आईटीसी नॉट अवेल्ड। क्यों नहीं अवेल किया? क्योंकि आईटीसी ब्लॉक्ड था। अब मैम ये क्या है ब्लॉक्ड? ये नया वर्ड यूज किया आपने, पढ़ेंगे। आईटीसी का एक पूरा चैप्टर है, उसमें ब्लॉक क्रेडिट एक स्पेशल चीज है, वो पढ़ेंगे। उसमें क्या है, कुछ कुछ चीजों का आईटीसी नहीं मिलता, कुछ कुछ चीजों का आईटीसी नहीं मिलता, तो उसमें से एक मोटर व्हीकल है, डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो आपको मोटर व्हीकल का क्रेडिट ब्लॉक्ड है, मतलब आपने अपने बिजनेस के लिए भले से कार खरीदे हो पर उसका आईटीसी नहीं मिलता, वो गवर्नमेंट ने ब्लॉक क्रेडिट में डाल के रखा है।
जीएसटी में बहुत क्लियर है, सारी चीजों का क्रेडिट मिलता है एक्सेप्ट ब्लॉक क्रेडिट। तो ब्लॉक क्रेडिट में आईटीसी भले आपने उसको बिजनेस के लिए यूज किया है, सब कुछ है, पढ़ेंगे वो डिटेल में कंसेप्ट, तो वो ब्लॉक क्रेडिट है। तो आईटीसी ब्लॉक है, मतलब आपने आईटीसी नहीं लिया, लिया नहीं मतलब नॉट अवेल्ड बोलते हैं उसको बेटा, जो आपने आईटीसी नहीं लिया मतलब आपने अवेल नहीं किया। तो फॉर एग्जाम्पल आपने ये 10 लाख की कार खरीदी, इसमें 1,80,000 का आईटीसी लग के आया था, बट आपने लिया क्या? नहीं लिया आपने क्रेडिट, आईटीसी नॉट अवेल। फिर आपने ये कार फ्री में किसी को दे दी, विदाउट कंसिडरेशन डोनेट कर दी, तो क्या ये पैरा 1 शेड्यूल 1 में कवर होगा? परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड? नो, व्हाई? बिकॉज आईटीसी हैज नॉट बीन अवेल्ड। ये 1,80,000 का जब आपने परचेज किया था तब इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया था, वैल्यू 10 लाख थी, जीएसटी उस पर 1,80,000 लग के आया था, ये आईटीसी आपने नहीं लिया था, कोई क्रेडिट आपने नहीं लिया था परचेज के टाइम पे, भले वो 1,80,000 आपने पे किया था बट आपने आईटीसी अवेल नहीं किया था क्योंकि अलाउड ही नहीं था। तो जब आप इसको परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल कर रहे हो इस बिजनेस एसेट का, तो क्या इसे सप्लाई माना जाएगा? नो, इट इज नॉट सप्लाई। 7(1)(a) के हिसाब से सप्लाई है क्या? नहीं। क्यों? 7(1)(a) तो सिंपल सी बात है, कंसिडरेशन नहीं है तो बात ही खत्म। 7(1)(c) में हम कब आते हैं कि भाई जब कंसिडरेशन नहीं है, तो क्या यहां पैरा 1 में कवर हो रही है? नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि आईटीसी नॉट अवेल्ड। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन हियर इज आईटीसी अवेल होना चाहिए, आईटीसी अवेल होना चाहिए। तो आपको एग्जाम में अगर केस स्टडीज की आएगी तो क्लियरली दिया जाएगा कि आईटीसी अवेल किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो अगर नहीं किया है तो उसे सप्लाई नहीं मानना, आईटीसी अवेल किया है और परमानेंटली बिजनेस का कोई एसेट ट्रांसफर कर रहे हो तो फिर क्या माना जाएगा? तो फिर उसे सप्लाई मान लिया जाएगा, तो उसे सप्लाई मान लिया जाएगा। अब इसमें एक चीज और है, ये बिजनेस एसेट में क्या क्या आता है? क्या इसमें मैम कैपिटल एसेट भी आता है बिजनेस का? क्या इसमें बिजनेस का स्टॉक इन ट्रेड भी आता है? यस, सारे बिजनेस के सारे एसेट्स आ जाते हैं। यहां बिजनेस एसेट वर्ड यूज किया, कैपिटल एसेट नहीं यूज किया, तो इसमें बिजनेस का जो अगर स्टॉक इन ट्रेड है वो भी इसमें आ जाएगा। आपने स्टॉक इन ट्रेड भी फ्री में ट्रांसफर किया तो भी वो सप्लाई हो जाएगा, प्रोवाइडेड परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल किया और उसमें आपने आईटीसी अवेल किया। वेरी इंपॉर्टेंट पैरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरा है ये। क्या बोलता है ये? परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट, वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट। सो ये एग्जांपल था हमारा डीलर ऑफ एसी, एक एसी का डीलर है, उसके पास मोटर व्हीकल है, उसने फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफर कर दी। आईटीसी ऑन मोटर व्हीकल इज ब्लॉक, जैसे कि मैंने बताया कि मोटर व्हीकल का आईटीसी ब्लॉक्ड है, मतलब उसने अवेल नहीं किया होगा। सो द ट्रांजैक्शन विल नॉट कंस्टिट्यूट सप्लाई एज द कंडीशन ऑफ अवेलमेंट ऑफ आईटीसी ऑन द बिजनेस एसेट ट्रांसफर्ड इज नॉट फुलफिल्ड। यहाँ पे एसेट वर्ड छूट गया, लिख लो। बिजनेस का जो एसेट आपने ट्रांसफर किया है उसका आईटीसी आपने अवेल ही नहीं किया था, तो इसे सप्लाई नहीं माना जाएगा, तो इसे सप्लाई नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो पैरा 1 क्या बोलता है? शेड्यूल 1 पैरा 1 क्या बोलता है? परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल ऑफ व्हाट? बिजनेस एसेट वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड, उसको क्या बोल दिया जाएगा? उसे सप्लाई बोल दिया जाएगा, even without consideration. That is supply even without consideration. What? Permanent transfer or disposal of business asset where ITC has been availed on such asset. Where ITC has been availed on such asset. ठीक है, तो ये हमारा पैरा 1 हुआ। अब नेक्स्ट पैरा 2 करेंगे। नेक्स्ट इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25 व्हेन मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बहुत सिंपल है, गुड्स का या सर्विस का सप्लाई किसके बीच में? या तो रिलेटेड पर्सन के बीच में या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में, बट बिजनेस के लिए। भाई बात क्या हो रही है बेटा? यहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन वाले केसेस डिस्कस कर रहे हैं, विदाउट कंसिडरेशन वाले केसेस डिस्कस कर रहे हैं। मतलब कि क्या हुआ कि भाई कंसिडरेशन तो नहीं है, यहाँ पे कंसिडरेशन तो नहीं है, एक रिलेटेड पर्सन ने दूसरे रिलेटेड पर्सन को फ्री में कोई गुड्स या सर्विस दी है, या एक डिस्टिंक्ट पर्सन ने एक दूसरे को फ्री में कुछ गुड्स या सर्विसेज दी, बिजनेस के लिए डेफिनेटली, बट विदाउट कंसिडरेशन। तो पैरा 2 क्या बोलता है? उसे सप्लाई मान लो। पैरा 2 क्या बोलता है? सप्लाई मान लो। अनरिलेटेड पर्सन को नहीं, ये इस पैरा 2 में क्या कवर हो रहा है भाई? रिलेटेड पर्सन की बात कर रहे हैं। रिलेटेड पर्सन के बीच में कोई भी गुड्स या सर्विसेज का सप्लाई हो, या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में कोई भी गुड्स या सर्विसेज का सप्लाई हो, तो उसे क्या बोला जाएगा? उसे बोला जाएगा कि भाई ये सप्लाई है,
बिजनेस के लिए डेफिनेटली, बट विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन की डेफिनेशन हम देखेंगे, बट उसके पहले ये पॉइंट पूरा पढ़ लेते हैं एक बार। प्रोवाइडेड दैट गिफ्ट नॉट एक्सीडिंग 50,000 इन अ वैल्यू इन अ फाइनेंशियल ईयर बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय शेल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई। अभी रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन देखेंगे ना, उसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय भी रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में कवर किए हुए। सो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेटेड पर्सन हो गए। अब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई चीज दी, ठीक है, तो वो सप्लाई हो जाएगा पैरा 2 के हिसाब से। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन में कवर हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। बट इसमें एक एक्सेप्शन दिया है कि भाई अगर एक साल में 50,000 रुपए तक का गिफ्ट एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, दे सकता है, दिवाली पे कुछ फोन वोन गिफ्ट कर दिया 20,000 का फॉर एग्जाम्पल, तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कितना दे सकता है? 50,000 का एक साल में, और दिस लिमिट इज पर एम्प्लॉयर पर एम्प्लॉय। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हुआ, एक एम्प्लॉय है, उसने इस साल जॉब छोड़ा, 2 एम्प्लॉयर्स रहे इस साल में, ठीक है, तो पर एम्प्लॉयर पर एम्प्लॉय ये लिमिट है। ठीक है, एक एम्प्लॉय के लिए, उसने 10 एम्प्लॉयज है, सबको 20-20 हजार रुपए का मोबाइल दिया तो एग्जेम्प्ट रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मतलब वो सप्लाई नहीं कंसीडर किया जाएगा, थोड़ा डिटेल में आते हैं, हम इस पर डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन की डेफिनेशन देखते हैं। रिलेटेड पर्सन में जाएंगे पहले। देखो, मैक्सिमम डेफिनेशन दी हुई रहती है कोई भी एक्ट में, जीएसटी में भी ऐसी है। सेक्शन 2 में जनरली मैक्सिमम डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो वहां रहती है, बट कुछ डेफिनेशंस जो हैं जो अलग सेक्शंस में रहती है, जैसे कि ये जो रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन है, ये सेक्शन 15 पढ़ेंगे वैल्यू वाले चैप्टर में, वैल्यूएशन का सेक्शन है, उसमें दी हुई है ये डेफिनेशन, ठीक है। बट मैक्सिमम डेफिनेशन, जैसे कि हमने अभी अभी जो डेफिनेशंस पढ़ी, देखो गुड्स की डेफिनेशन चाहे हो, तो आपको सबसेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं। कोई डेफिनेशन आपको कभी कोड करनी है तो बड़ी स्मार्टली लिख दो, एज पर सेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। कुछ 4-5 डेफिनेशन है मैं जो बताऊंगी जो कि बिल्कुल भी सेक्शन में नहीं दी हुई है, वो आपको गलत कोड नहीं करना है, भले आप एज पर द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 भी लिख दोगे। ये सब लैंग्वेज बहुत मैटर करती है बेटा, बहुत अच्छा सेक्शन लिखो आप, यहाँ पे एक्ट के नाम लिखो, लैंग्वेज जो भी है, लॉ की लैंग्वेज लिखनी पड़ती है। मैं ये चीजें 2-3 बार रिपीट क्यों कर रही हूं, ताकि ये लैंग्वेज आपके माइंड में सेट हो जाए। आपको एग्जाम में यही लैंग्वेज रिप्रोड्यूस करोगे तभी मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, जैसे सर्विस की डेफिनेशन भी सेक्शन 2 में दी हुई है, तो इस तरह से मैक्सिमम डेफिनेशन यहाँ पे जो भी है, बिजनेस की डेफिनेशन देखो सेक्शन 2 में दी है, फैमिली की डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 49, तो सबसेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम डेफिनेशन सेक्शन 2 में होती है। बट कुछ जैसे कि रिलेटेड पर्सन हो गया, डिस्टिंक्ट पर्सन हो गया, इनकी डेफिनेशन सेक्शन 2 में नहीं है, इनके सेक्शंस याद रखने की भी जरूरत नहीं, बस ध्यान रख लो कि रिलेटेड पर्सन कौन होते हैं। तो रिलेटेड पर्सन समझेंगे। अ पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी रिलेटेड इफ, रिलेटेड कब कब बोलेंगे, इफ सच पर्सन आर ऑफिसर और डायरेक्टर ऑफ वन अनदर बिजनेस। देखो यहां पे मैंने राइट साइड में सारे एक एक पॉइंट पे एग्जांपल ले लिए ताकि आपको यहीं पे क्लियर हो जाए। एग्जाम में ऐसी केस स्टडीज आएंगी, अगर आएगी तो। वैसे इतना डेप्थ नहीं पूछना चाहिए रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन तक, बट देन हम याद करेंगे, कोई भरोसा नहीं है। सो पर्सन, सच पर्सन कब रिलेटेड होंगे, इफ दे आर ऑफिसर और डायरेक्टर ऑफ वन अनदर बिजनेस। क्या है वो, ऑफिसर है या डायरेक्टर है एक दूसरे के बिजनेस के, ऑफिसर या डायरेक्टर है एक दूसरे के बिजनेस के। मिस्टर एक्स इज एन ऑफिसर ऑफ एबीसी कंपनी एंड XYZ कंपनी। एक्स जो है वो कहाँ का ऑफिसर है, एबीसी का और XYZ का। सो ABC and XYZ will be treated as related person। तो अगर कोई ऑफिसर है बेटा या डायरेक्टर है कोई दो जगह, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के लिए रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे। बहुत सिंपल है। इफ सच पर्सन आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर इन बिजनेस, बिजनेस में दोनों पार्टनर्स हैं तो क्या हो जाएंगे, रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे। Mr. A and Mr. B are partner in the partnership firm AB and company. So here Mr. A and B are related person. Obviously क्या बोल रहे हैं, लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर्स है। लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर्स है, कोई पार्टनरशिप फर्म में दोनों पार्टनर है तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के लिए रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे, सच पर्सन आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। वो क्या है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, अभी हमने डिस्कस किया था। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को भी रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में लेकर आ गए। मैं एम्प्लॉयर हूं, आप एम्प्लॉय हो, अपन क्या हो गए, रिलेटेड पर्सन हो गए। फॉर एग्जाम्पल बेटा, सो मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयर एंड मिस्टर वाई इज एम्प्लॉय, हेंस दे बोथ आर रिलेटेड पर्सन विद इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 15। 3 पॉइंट्स पढ़े, क्या, सच पर्सन्स आर ऑफिसर और डायरेक्टर ऑफ वन अनदर बिजनेस, दे आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स और दे आर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। फोर्थ, एनी पर्सन
directly or indirectly owns, controls or holds 25% or more of the outstanding voting stock or share of both of them. क्या है यहाँ पे? एनी पर्सन, कोई भी पर्सन क्या कर रहा है? डायरेक्टली इनडायरेक्टली ओन्स, कंट्रोल्स या होल्ड कर रहा है, या ओन कर रहा है, या कंट्रोल कर रहा है, या होल्ड कर रहा है, कोई भी पर्सन 25% और मोर ऑफ आउटस्टैंडिंग स्टॉक और शेयर्स ऑफ बोथ ऑफ देम, वो दोनों का 25% से ज्यादा क्या कर रहा है बेटा? 25% और मोर, 25% और मोर क्या कर रहा है? कोई यहाँ पे स्टॉक हेल्ड कर रहा है, जैसे कि मिस प्रिया इज होल्डिंग 30% शेयर ऑफ एबीसी लिमिटेड and 35% of XYZ Limited. ABC and XYZ are related person in this case. क्या हो रहा है? कोई भी, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दो जगह का 25% से ज्यादा का शेयर, 25% और मोर मैंने शेयर होल्ड करके रखा हुआ है, 25% और मोर दो जगह का मैंने होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है, मेरा दोनों जगह 50-50% स्टेक है फॉर एग्जाम्पल, तो वो दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो जाएंगे? रिलेटेड पर्सन. हमारे एग्जाम्पल में प्रिया, फॉर एग्जाम्पल आई एम प्रिया, मैंने एबीसी का भी 30% होल्ड करके रखा है, XYZ का भी 35% होल्ड करके रखा है, तो वो दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो जाएंगे? रिलेटेड पर्सन. कंट्रोल आ गया बेटा यहाँ पे. सो इफ यू आर ओनिंग, कंट्रोलिंग और होल्डिंग 25% और मोर ऑफ आउटस्टैंडिंग वोटिंग स्टॉक, देन ऑल्सो यू बिकम, क्या यहाँ पे ये दोनों जन क्या हो जाएंगे? रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे. नेक्स्ट, वन ऑफ देम डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल्स द अदर. एक दूसरे को कंट्रोल कर रहा है. वन ऑफ देम डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल्स द अदर. Q Limited has a deciding role in corporate policy, operation management and quality control of R Limited. It can be said that Q Limited controls R Limited and will be considered as related person. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक दूसरे को कंट्रोल कर रहा है, एक दूसरे को कंट्रोल कर रहा है, तो फिर भी रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे. तो यहाँ पे Q Limited का क्या है? फुल डिसाइडिंग रोल है कॉर्पोरेट पॉलिसी, ऑपरेशन मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल के R Limited में. सो इस केस में क्या बोल सकते हैं? Q Limited R Limited रिलेटेड पर्सन है. क्यों? एक दूसरे को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है, एक दूसरे को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है, उसका डिसाइडिंग रोल है, तो उस केस में वो दोनों भी क्या हो जाएंगे? रिलेटेड पर्सन. अब ये सारे पॉइंट्स, ये दोनों तीनों चारों पॉइंट्स कंट्रोल पे हैं. वन ऑफ देम डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बोथ ऑफ देम आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय अ थर्ड पर्सन, कोई तीसरा इंसान कंट्रोल कर रहा है. अल्फा लिमिटेड कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ बीटा लिमिटेड एंड गामा लिमिटेड. ठीक है, तो वो क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन. सो इट इज सेड दैट बोथ बीटा एंड गामा, बीटा लिमिटेड एंड गामा लिमिटेड आर रिलेटेड पर्सन. सो वो दोनों को कोई तीसरा पर्सन क्या कर रहा है बेटा? कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है. तो उस केस में भी क्या हो जाएगा? ये इस पॉइंट में क्या था? फोर्थ पॉइंट में हमने क्या पढ़ा था? कि कोई एक जना दो को कंट्रोल कर रहा है. ठीक है, इस पॉइंट में क्या है कि कोई थर्ड पर्सन जो है वो क्या कर रहा है? यहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों को कंट्रोल कर रहे हैं, दोनों को कंट्रोल कर रहा है. ठीक है, टुगेदर द डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल अ थर्ड पर्सन, वो दोनों मिलकर किसी तीसरे को कंट्रोल कर रहे हैं. जैसे बीटा एंड ग्रीटा लिमिटेड टुगेदर कंट्रोल मार्गेटा लिमिटेड, वो दोनों मिलकर किसी तीसरे को कंट्रोल कर रहे हैं. सो हियर बीटा एंड ग्रीटा आर रिलेटेड पर्सन, तो क्या हो जाएंगे? वो रिलेटेड पर्सन. एंड दे आर द मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली, एक ही फैमिली के जो लोग हैं वो भी क्या हो जाएंगे? रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे. फैमिली की डेफिनेशन भी हम पढ़ेंगे अभी, एक बार वापस से ये ध्यान में लो. क्या है? ऑफिसर डायरेक्टर है एक दूसरे के बिजनेस के, या लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई है, कोई तीसरा पर्सन उन दोनों का 25% और मोर वोटिंग स्टॉक, यहां पे शेयर्स की बात हो रही है, शेयर कंट्रोल कर रहा है, वोटिंग स्टॉक या शेयर कंट्रोल कर रहा है. एक जना दूसरे को कंट्रोल कर रहा है, दोनों को कोई तीसरा कंट्रोल कर रहा है, या वो दोनों मिलकर किसी को कंट्रोल कर रहे हैं, किसी भी तरह से कंट्रोल हो रहा है, या सेम फैमिली के मेंबर्स हैं, सेम फैमिली के मेंबर्स है, तो इन सभी केसेस में क्या हो जाएंगे? रिलेटेड पर्सन हो जाओगे, रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे. रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन है. ठीक है, तो ये आपको समझा होगा. अब इसमें ये कंट्रोल वगैरह सब क्यों गवर्नमेंट ने, या रिलेटेड पर्सन का भी मैं आपको लॉजिक बताऊंगी, बट सिंपल एक लाइन में लॉजिक देखो तो ये सारे केसेस में क्या हो सकता है कि भाई कोई इन्फ्लुएंस कर सकता है, यहाँ पे टैक्स प्लानिंग हो सकती है, इसलिए गवर्नमेंट इन ट्रांजैक्शंस को बहुत क्लियरली सप्लाई कंसिडर कर रही है. अगर यहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन भी है तो, विदाउट कंसिडरेशन भी है तो. ठीक है, हम कहां से आए थे? यहाँ पे पैरा 2 शेड्यूल 1, supply of goods or service or both between related person or distinct person in the course or furtherance of business. So ये related person की definition है. ठीक है, related person की definition. तो इनके बीच में अगर कभी supply होता है, for example legally recognized partners हैं, उनके बीच में supply होता है, free में हो गया,
मैंने मेरे पार्टनर को फ्री में कोई चीज दे दी, कोई गुड सब फ्री में दे दिए, तो उसे क्या बोला जाएगा यहाँ पे? उसे सप्लाई बोला जाएगा, उसे सप्लाई बोला जाएगा। इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन के केसेस ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये बस आपको एक बार रीड करके याद रख लेना, ठीक है। अब फैमिली की डेफिनेशन क्या है मैम? एक बार फैमिली की भी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर डिस्टिंक्ट पर्सन की डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर एग्जांपल से समझेंगे। तो देखो फैमिली में कौन कौन आता है? सारे लोग नहीं आते, बहुत कम लोग हैं यहाँ पे फैमिली में। वहां जो बोला ना रिलेटेड पर्सन में मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, तो जो लोग यहाँ पे आएंगे वो ही फैमिली, और कोई फैमिली नहीं है। फैमिली मीन्स स्पाउस, चिल्ड्रन ऑफ द पर्सन, स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द पर्सन। स्पाउस मतलब कि फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड वाइफ जो एक दूसरे के लिए स्पाउस बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द पर्सन, और जो भी बच्चे होंगे वो आ जाएंगे फैमिली में। एंड पेरेंट्स, जो भी पर्सन है उसका पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर्स of the person if they are wholly or mainly dependent on said person। ये लोग तभी आएंगे, ये चारों, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये चारों तभी आएंगे only if they are wholly or mainly dependent on the said person। अगर वो wholly और mainly dependent है तो otherwise not, wholly और mainly dependent है तो otherwise not। तो फैमिली में कौन कौन आता है? स्पाउस और चिल्ड्रन हमेशा आते हैं, स्पाउस और चिल्ड्रन हमेशा आते हैं। एंड यहां पे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर ओनली इफ दे आर होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द सेट पर्सन। अगर उस पर डिपेंडेंट है तो ही आएंगे, अदरवाइज नॉट, अदरवाइज नॉट। इसके हम एग्जांपल्स देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ जाएगा। तो इन की बात हुई हमारी, ये किसकी बात हुई? रिलेटेड पर्सन में जो एक लास्ट पॉइंट था, मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली भी क्या थे? रिलेटेड पर्सन थे। तो फैमिली में कौन कौन आता है वो हमने देखा। अब डिस्टिंक्ट पर्सन समझेंगे बेटा। डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। पहले देखो, देखो एक दो चीज समझो। पैन नंबर पूरे इंडिया का एक ही होता है, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल आप टाटा मोटर्स हो, टाटा मोटर्स का पैन नंबर इंडिया में एक ही होगा, पैन इंडिया हम बोलते ही हैं, ठीक है। पूरे इंडिया का पैन नंबर, उनका, उनकी एंटिटी का, हर एक एंटिटी का पैन नंबर एक ही होता है। जीएसटी नंबर कैसे होता है? जनरली स्टेट वाइज होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि टाटा मोटर्स का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, ठीक है। टाटा मोटर्स की अभी सिंप्लिसिटी के लिए हम बोलते हैं कि 5 यहाँ पे स्टेट्स हैं में, यहाँ पे उनकी एक एक ब्रांच है। समझ लो महाराष्ट्र में एक, नागपुर में है फॉर एग्जाम्पल, फिर उसके बाद उनकी एक एमपी में है, इंदौर में फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान में, ऐसे एक एक उनकी ब्रांच है, ठीक है। राजस्थान में है, यहाँ पे एपी में है बेटा, कर्नाटक में है, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया। क्या? ये टाटा मोटर्स की 5 ब्रांचेस हैं, ठीक है। पैन नंबर इनका सबका कॉमन रहेगा, सबका एक ही पैन नंबर रहेगा। कोई भी ब्रांच हो इंडिया में, सबका पैन नंबर एक ही रहेगा। बट जीएसटी नंबर हर स्टेट का अलग अलग होगा, हर स्टेट का अलग अलग होगा। महाराष्ट्र का अलग होगा, एपी का अलग होगा, कर्नाटका का अलग होगा, राजस्थान का अलग होगा। तो ये 5 स्टेट्स हैं यहाँ एग्जाम्पल में, तो इनके मिनिमम 5 जीएसटी नंबर तो होंगे ही होंगे। उसमें भी एक पॉसिबिलिटी और है, वो मैं बताऊंगी। बट हर स्टेट का तो अलग अलग जीएसटी रहेगा। स्टेट स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग रजिस्ट्रेशन रहेगा। महाराष्ट्र और एमपी का एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। पैन नंबर पूरे इंडिया का एक होता है, जीएसटी नंबर हर स्टेट का अलग अलग है। तो ये जो हर एक स्टेट है एक दूसरे के लिए क्या होता है, इसे बोलते हैं डिस्टिंक्ट पर्सन। मतलब महाराष्ट्र का एक जीएसटीएन नंबर है, उसे बोलते हैं जीएसटीएन, गुड्स, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं, जीएसटीआईएन। तो महाराष्ट्र का अलग जीएसटीआईएन होगा, पढ़ेंगे ये डिटेल में। जीएसटीआईएन होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। हर एक स्टेट का अपना अपना जीएसटीएन होगा, ठीक है। तो हर एक स्टेट एक दूसरे के लिए क्या है, डिस्टिंक्ट पर्सन है। एमपी महाराष्ट्र के लिए डिस्टिंक्ट पर्सन है, एमपी राजस्थान के लिए डिस्टिंक्ट पर्सन है, एमपी एपी के लिए, कर्नाटका के लिए, सब एक दूसरे के लिए क्या है, डिस्टिंक्ट पर्सन है। एक दूसरे को गुड्स या सर्विसेज अगर वो देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं तो बेटा एक पैन नंबर पे जितने जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो एक दूसरे के लिए डिस्टिंक्ट पर्सन होते हैं। पैन नंबर, एक एंटिटी का एक ही पैन नंबर होता है, 1 एंटिटी 1 पैन नंबर। जीएसटी नंबर बहुत सारे हो सकते हैं,
हर स्टेट का अलग अलग हो सकता है, हर स्टेट का अलग अलग हो सकता है। तो एक पैन नंबर पे जितने जीएसटी नंबर हैं, जितने जीएसटी नंबर है वो एक दूसरे के लिए क्या होते हैं बेटा, डिस्टिंक्ट पर्सन होते हैं। और उनके बीच में अगर सप्लाई होता है तो उसे क्या बोलते हैं, सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। एक बार डेफिनेशन देखेंगे, ये डेफिनेशंस हम वापस से पढ़ेंगे रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में एक बार, और रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में इसका डिस्कशन आएगा तब हम इसे वापस भी पढ़ेंगे। अभी एक बार पढ़ेंगे, अ पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड और इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मोर देन वन रजिस्ट्रेशन, एक जने ने एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन अगर एक जने ने यहां पे ऑब्टेन किया है तो या उसे रिक्वायरमेंट है, वेदर इन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी और मोर देन वन स्टेट यूनियन टेरिटरी, देन दैट पर्सन विल बी व्हाट, डिस्टिंक्ट पर्सन। In respect of each such registration, it will be treated as distinct person for the purpose of this act. उसे क्या बोलेंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन बोलेंगे। अब एक मिनट, हाँ इसमें मैं कुछ एग्जांपल्स और लेना चाहूंगी। ये तो देखो मैंने आपको एक चीज बताई, अब आप बताओ मुझे, मेरे 2 जीएसटी के रजिस्ट्रेशन है, मैंने अपनी फर्म खोली, एक एमपी में एक महाराष्ट्र में, तो क्या ये एक दूसरे के लिए डिस्टिंक्ट पर्सन है? यस मैम, एक पैन नंबर पे जितने भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो एक दूसरे के लिए क्या है, डिस्टिंक्ट पर्सन है। बिल्कुल क्लियर बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। और एक ब्रांच मैंने मेरी गुजरात में भी खोली, तो हाँ ये सब एक दूसरे के लिए डिस्टिंक्ट पर्सन है, ये सब एक दूसरे के लिए डिस्टिंक्ट पर्सन है। ठीक है, ये तो क्या बात हुई अलग अलग स्टेट्स की, अलग अलग स्टेट्स की। अब एक ही स्टेट है मेरा महाराष्ट्र, एक ही स्टेट है मेरा महाराष्ट्र। यहां पे मैंने क्या किया, मेरी अलग अलग मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, मतलब मेरा नागपुर में एक बिजनेस है, ठीक है, मेरा पुणे में एक ऑफिस है, नागपुर में एक ऑफिस है, पुणे में एक ऑफिस है, मेरा मुंबई में एक ऑफिस है। मैंने क्या किया, ये तीनों का अलग अलग रजिस्ट्रेशन लिया। रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे ये डिटेल में। आप अलग अलग प्लेस ऑफ बिजनेस का अलग अलग रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हैं। जब जीएसटी नया नया आया था तब थोड़ा कंसेप्ट अलग था, अभी जो प्रेजेंट लॉ है हम वो डिस्कस कर रहे हैं। अभी क्या बात है कि भाई अभी आप अलग अलग मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस, ये आपके प्लेस ऑफ बिजनेस होते हैं अलग अलग, हर एक प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए आप अलग अलग मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए आपके पास ऑप्शन है, कंपलसरी नहीं है, आपके पास ऑप्शन है। यहां पे आप चाहो तो आपके पूरे महाराष्ट्र का एक ही रजिस्ट्रेशन लो, यहां आप चाहो तो 2 लो चाहे 3 लो, कैसे भी कर सकते हो। नागपुर और पुणे का साथ में ले लो, मुंबई का अलग ले लो, मुंबई नागपुर पुणे का अलग अलग ले लो, पूरे महाराष्ट्र का एक ही ले लो। तो विद इन स्टेट में आपके पास ऑप्शन दिया है, ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन का कंसेप्ट है, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको भी क्या गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया है कि भाई अलग अलग स्टेट का तो भाई आपको अलग अलग ही लेना है, महाराष्ट्र का अलग लेना है, एमपी का अलग लेना है, गुजरात का अलग लेना है, तो ये 3 रजिस्ट्रेशन तो आपको अलग अलग लेने ही लेना है। अब महाराष्ट्र में आपके पास ऑप्शन है कि महाराष्ट्र के 3 ऑफिस के लिए मैं अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना चाहती हूं, तो ठीक है आप ले सकते हो, वो आपके पास ऑप्शन है, कंपलसरी नहीं है, वो कंपलसरी नहीं है। तो रुको एक सेकेंड ना, तो अभी हम हमारे एग्जाम्पल जो हमारा चल रहा था वही कंटिन्यू करेंगे कि भाई मैं महाराष्ट्र में हूं, मेरे 3 जगह ऑफिस है, नागपुर में, पुणे में, बॉम्बे में, ये तीनों का मैं अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना चाहती हूँ, मैंने अलग अलग ले लिया। तो ये क्या है बेटा, अगेन एक पैन नंबर पे अलग अलग जीएसटी आएंगे, इनको अलग अलग रजिस्ट्रेशन है सेपरेट, तो एक पैन नंबर पे अलग अलग जीएसटी आए ना, तो ये एक दूसरे के लिए क्या हो जाएंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन हो जाएंगे। इनके बीच का सप्लाई क्या हो गया, एक दूसरे के लिए डिस्टिंक्ट पर्सन हो जाएगा, डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में सप्लाई हो जाएगा। अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र का मैंने एक ही रजिस्ट्रेशन लिया, नागपुर के लिए, पुणे के लिए और मुंबई के लिए, तो क्या ये एक दूसरे के लिए डिस्टिंक्ट पर्सन होंगे? नहीं नहीं मैम, ये तो एक ही पर्सन है। क्या डिस्टिंक्ट पर्सन? ये एक ही पर्सन है, इसको सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं बोलेंगे। अगर एक ही रजिस्ट्रेशन है, एक ही रजिस्ट्रेशन खुद को ही सप्लाई कर रहा है, ठीक है, अपनी यूनिट को यहां से वहां दे रहा है, तो इसे डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं बोलेंगे। डिस्टिंक्ट पर्सन किसको बोलते हैं? एक पैन नंबर पे जो अलग अलग जीएसटी नंबर है, चाहे सेम स्टेट में चाहे अलग अलग स्टेट में, तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे के लिए डिस्टिंक्ट पर्सन। डिस्टिंक्ट पर्सन, तो यहां पे पॉइंट क्या था मैम, डिस्टिंक्ट पर्सन क्यों पढ़ा रहे हो? डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब समझा आपको? देखो एग्जाम्पल भी देखेंगे एक और। XYZ associate a CA firm has registered head office in Delhi. दिल्ली में हेड ऑफिस है. He has also obtained registration in the state of West Bengal in respect of newly opened branch office. तो एक दिल्ली में ऑफिस है, एक वेस्ट बंगाल में रजिस्ट्रेशन लिया.
Here, office in Delhi and West Bengal shall be treated as distinct person in respect of registration in West Bengal and Delhi. तो West Bengal और Delhi के लिए ये अलग अलग रजिस्ट्रेशन, इनको क्या बोलेंगे? डिस्टिंक्ट पर्सन बोलेंगे. ठीक है, तो आपने जो अलग अलग रजिस्ट्रेशन लिए हो डेफिनेटली आपको बोलेंगे. एक और एग्जांपल है, देखते हैं. राहुल इंटरप्राइजेस आर रजिस्टर्ड सप्लायर ओन्स एन एसी रेस्टोरेंट मुंबई. मुंबई में एक रेस्टोरेंट है उनका. ठीक है. इट हैज ओपन अ न्यू रेस्टोरेंट रायपुर, छत्तीसगढ़. रायपुर में भी उन्होंने, ये अलग अलग स्टेट हो गए. एंड वन इन दिल्ली, दिल्ली में भी ओपन किया. ठीक है भाई, दिल्ली में भी ओपन किया. इन दिस केस एसी रेस्टोरेंट रायपुर, दिल्ली एंड मुंबई शैल बी ट्रीटेड एज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन. क्या एग्जांपल है भाई? मुंबई, दिल्ली और रायपुर में अलग अलग रेस्टोरेंट. भाई ये तीनों देखो अलग अलग स्टेट है, तो अलग अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन होंगे. तो एक पैन नंबर पे अलग अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन, तो ये सब एक दूसरे के लिए क्या हो गया? डिस्टिंक्ट पर्सन. जीएसटी में नया टर्म लेके आए, क्या? डिस्टिंक्ट पर्सन. इन सिंपल वर्ड्स, एक पैन नंबर पे जितने जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो एक दूसरे के लिए क्या है? डिस्टिंक्ट पर्सन. तो ये सब डेफिनेशंस पे आए क्यों मैम? बेटा ये मैंने आपको इसलिए बोला, मैं आपको जगह जगह पे पढ़ाऊंगी ताकि क्या होगा, हम एक एक करके डेफिनेशन कवर करते जाएंगे और आपको उस टाइम कंसेप्ट भी बरोबर लिंक कर पाओगे. हम पढ़ क्या रहते हैं? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस आर बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25 व्हेन मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में या रिलेटेड पर्सन के बीच में गुड्स का या सर्विस का सप्लाई किया जाएगा, इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, तो उसे सप्लाई बोल दिया जाएगा. तो उसे सप्लाई बोल दिया जाएगा. तो मतलब मैंने फॉर एग्जाम्पल, मेरे नागपुर का अलग रजिस्ट्रेशन है, नागपुर में है मेरा एक ऑफिस. ठीक है, महाराष्ट्र नागपुर में. सेकंड हम मान लेते हैं सूरत में है, गुजरात में. तो ये मेरे क्या हो गए? क्या मेरे डिस्टिंक्ट पर्सन है? हाँ, एक पैन नंबर पे ये मेरे दो अलग अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, तो ये मेरे लिए डिस्टिंक्ट पर्सन हो गए. तो मैंने अपनी नागपुर की यूनिट से सूरत में गुड्स भेजे, सप्लाई किए मैंने क्या? गुड्स. तो वो क्या बोला जाएगा? सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन. तो उसे क्या बोल दिया जाएगा बेटा? सप्लाई मान लिया जाएगा. इवन इफ विदाउट कंसिडरेशन, जीरो वैल्यू पे मेरे पास गुड्स पड़े थे, मैंने मेरी सूरत वाली ब्रांच को भेज दिया. जीरो वैल्यू, विदाउट कंसिडरेशन. हाँ तो मैम शेड्यूल 1 में विदाउट कंसिडरेशन के केस ही पढ़ रहे हैं चारों पैरा में. ओके, तो पैरा 2 ने क्या बोला? पैरा 2 ने बोला कि भाई इवन विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यहां पे अगर आप डिस्टिंक्ट पर्सन को कर रहे हो बिजनेस के लिए, तो उसे सप्लाई मान लिया जाएगा. मतलब सप्लाई है तो जीएसटी लग जाएगा. मैम वैल्यू क्या लेंगे बेटा? वैल्यूएशन में पढ़ेंगे. ठीक है, समझाइए. तो डिस्टिंक्ट पर्सन और रिलेटेड पर्सन क्यों इंपॉर्टेंट है? यहाँ पे डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में सप्लाई करना या रिलेटेड पर्सन के बीच में सप्लाई करना, हम क्या पढ़ना चाह रहे थे कि अगर यहां पे मैंने कोई गुड्स या सर्विसेज कोई रिलेटेड पर्सन को दिया विदाउट कंसिडरेशन, तो भी उसे सप्लाई मान लिया जाएगा. या मैंने मेरी कोई गुड्स या सर्विसेज डिस्टिंक्ट पर्सन को दिया विदाउट कंसिडरेशन, तो उसे भी सप्लाई मान लिया जाएगा. उसे भी सप्लाई मान लिया जाएगा. बट एक्सेप्शन क्या है? अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय किस में आ गए थे? रिलेटेड पर्सन में. एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 50,000 का गिफ्ट दिया साल में, 50,000 तक के का दिया, तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. नॉट एक्सीडिंग 50,000, तो उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा. तो उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा. क्यों? क्योंकि प्रोविजो में दिया है. देखो प्रोवाइडेड दैट लिखा है, प्रोविजो में दिया, तो उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा. ठीक है, इन सब पे बहुत सारे केस स्टडीज है क्वेश्चन बैंक पे, डोंट वरी, हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो रिलेटेड पर्सन, अब सेपरेट एंटिटी अंडर डिफरेंट पैन बट फॉलोइंग इन द रिलेशनशिप एज पर एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15. तो रिलेटेड पर्सन में क्या होता है बेटा? पैन नंबर अलग अलग होता है, अलग एंटिटी है बट रिलेशनशिप में जा रहे हैं, वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय हैं, उनका यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर्स है, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, तो इसमें पैन नंबर लोगों के अलग अलग है. बट सेक्शन 15 के हिसाब से क्या हो रहा है? यहाँ पे रिलेटेड पर्सन हो रहे हैं. और डिस्टिंक्ट पर्सन में क्या है? पैन नंबर एक ही है, सेपरेट ब्रांच हो सकता है, आपका एस्टैब्लिशमेंट हो सकता है, सेम एंटिटी का अंडर सेम पैन. सच ब्रांच एस्टैब्लिशमेंट इज सेपरेटली रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी. ठीक है, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है इसलिए यहाँ पे नोट दिया हुआ है. डिस्टिंक्ट पर्सन में क्या होता है? पैन नंबर सेम होता है, जीएसटी नंबर अलग अलग है. और रिलेटेड पर्सन में पैन नंबर ही अलग अलग है बट रिलेशनशिप में फॉल कर रहे हैं एज पर सेक्शन 15. एज पर सेक्शन 15. तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं? शेड्यूल 1, लिंक नहीं छोड़ना है. शेड्यूल 1 क्या बता रहा है? इवन विदाउट कंसिडरेशन, इनमें जो यहां जो चीजें लिखी उसे सप्लाई मान लेंगे. 2 पैरा पढ़े अभी तक. क्या क्या पढ़े हमने? कहां से आए थे शेड्यूल 1 में? लिंक नहीं छोड़ने का है 7(1)(c) से आए थे हम.
शेड्यूल 1 में, शेड्यूल 1 में क्या पढ़े, अभी हमने 2 पैरा पढ़े। पैरा 1 में क्या लिखा हुआ है कि भाई परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड। तो इसे क्या मान लिया जाएगा, सप्लाई मान लिया जाएगा, इवन इफ विदाउट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन है ही नहीं। पैरा 2 में क्या पढ़ा, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, गुड्स का हो सकता है या सर्विस का हो सकता है, बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, रिलेटेड पर्सन के बीच में या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में, बट इन द कोर्स ऑफ फर्दर सो बिजनेस, बिजनेस के लिए होना चाहिए। कंसिडरेशन मिसिंग है बट ये बिजनेस के लिए होना चाहिए, कंसिडरेशन मिसिंग है बट बिजनेस के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो इसे क्या मान लिया जाएगा, सप्लाई मान लिया जाएगा। और यहाँ पे एक्सेप्शन दिया था, प्रोविजन में क्या लिखा था, 50,000 तक के का चलेगा अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को क्या दिया है, गिफ्ट, 50,000 तक के का गिफ्ट एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये क्या है, विदाउट कंसिडरेशन भी जिससे सप्लाई माना जाएगा। ये 2 पैरा पढ़े, अभी 2 पैरा और है, पैरा 3 पैरा 4, ठीक है। तो पैरा 3 देखेंगे अब। नाउ नेक्स्ट पैरा 3 शेड्यूल 1। पैरा 3 में क्या दिया हुआ है, क्या पढ़ रहे हैं भाई, हम यहाँ पे शेड्यूल 1 पढ़ रहे हैं। शेड्यूल 1 पैरा 3 में क्या दिया है, सप्लाई ऑफ गुड्स, माइंड द वर्ड्स बेटा, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड नॉट सर्विसेज। गुड्स की बात हो रही है, गुड्स की बात हो रही है। इसके ऊपर वाले पॉइंट में हमने क्या पढ़ा था, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में चाहे गुड्स का सप्लाई हो चाहे सर्विसेज का सप्लाई हो, दोनों भी कवर्ड था पैरा 2 में। पैरा 3 में किसकी बात हो गई, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड नॉट सर्विसेज, गुड्स की बात हो रही है, गुड्स के सप्लाई किसके बीच में, देखते हैं, बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स सप्लाई किए, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू एजेंट, वेयर एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। एजेंट क्या करेगा भाई, एजेंट वो गुड्स को प्रिंसिपल के बिहाफ में आगे सप्लाई करेगा, ठीक है। यहां क्या कवर हो रहा है, एजेंट प्रिंसिपल, क्या, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स सप्लाई किए और एजेंट क्या करेगा, प्रिंसिपल के बिहाफ में आगे सप्लाई करेगा, प्रिंसिपल के बिहाफ में आगे सप्लाई करेगा। और बाय एजेंट टू प्रिंसिपल, क्या बात हुई, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एजेंट टू हिज प्रिंसिपल, वेयर एजेंट अंडरटेक्स टू रिसीव सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। और ये रिवर्स केस है कि भी एजेंट क्या कर रहा है, प्रिंसिपल के बिहाफ में यहां पे रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। एक एक एग्जांपल देखते हैं, दोनों पॉइंट के लिए समझ में आ जाएगा। तो वो क्या होगा यहाँ पे, ये सप्लाई ऑफ गुड्स को भी क्या मान लिया जाएगा बेटा, इवन इफ विदाउट कंसिडरेशन, ये ट्रांजैक्शन जो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में, इसे सप्लाई मान लिया जाएगा। और सप्लाई मान लिया मतलब क्या भाई, जीएसटी लगेगा, इन सिंपल वर्ड्स जीएसटी लगेगा, ठीक है। तो देखेंगे एक बार और एग्जाम्पल से समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा कि प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स यहाँ पे सप्लाई किया और एजेंट आगे सप्लाई कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आई एम प्रिंसिपल, मैंने यहाँ पे मोबाइल से मैंने आपको सप्लाई किया और आप मेरे बिहाफ में आगे सेल कर रहे हो। तो एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन मिस्टर रमेश प्रिंसिपल, यहाँ पे मिस्टर रमेश क्या है, प्रिंसिपल है, अलग ही एटीट्यूड में है प्रिंसिपल यहाँ पे। व्हेन मिस्टर रमेश प्रिंसिपल लोकेटेड इन महाराष्ट्र, कहाँ पे, महाराष्ट्र में, सप्लाई सर्टेन गुड्स टू मिस्टर सुरेश, मिस्टर सुरेश यहाँ एजेंट है, उनको सप्लाई कर रहे हैं, लोकेटेड इन दिल्ली, दिल्ली में है वो। एंड मिस्टर सुरेश अंडरटेक्स टू सप्लाई द सेट गुड्स इन दिल्ली, और मिस्टर सुरेश क्या करेंगे, आगे दिल्ली में इसको सप्लाई करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर रमेश, मिस्टर रमेश के बिहाफ में क्या करेंगे, गुड्स आगे वो सप्लाई करेंगे। इन द अफरसेट केस सप्लाई ऑफ गुड्स बाय मिस्टर रमेश टू सुरेश, जो रमेश ने सुरेश को यहाँ पे गुड्स सप्लाई किए, शेल फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन शेल बी लायबल टू जीएसटी। भाई रमेश ने क्या किया, अपने एग्जांपल में अपन मानते, फॉर एग्जांपल इसने यहाँ पे इसको 1000 मोबाइल्स भेजे कि भाई ठीक है तू वहां से आगे बेच। तो मिस्टर सुरेश ने बोला ठीक है मैं आपका एजेंट हूं, मैं बेचता हूं। अभी तक तो यहाँ पे मिस्टर सुरेश ने बेचा भी नहीं है, अभी क्या हुआ है, सिर्फ रमेश ने सुरेश के यहाँ पे यहाँ भेजे हैं मोबाइल्स कि भाई तू वहां से बेचना, बिके नहीं है, पैसा नहीं आया। उसके पहले गवर्नमेंट ने क्या बोला कि नहीं पता हमको, प्रिंसिपल ने एजेंट को दिया, एजेंट आगे सप्लाई करने वाला है गुड्स, तो इसे सप्लाई मान लिया जाएगा। तो इसे सप्लाई मान लिया जाएगा इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को। कौन से ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, जो रमेश और सुरेश के बीच में हो रहा है, इसे क्या मान लिया जाएगा, सप्लाई।
इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, शेड्यूल 1 पढ़ रहे हैं, सारा कुछ विदाउट कंसिडरेशन है। अभी क्या हुआ है, रमेश ने खाली भेजा है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे मिस्टर सुरेश है, मैंने यहाँ पे आपको प्रिंसिपल हूं, मैंने गुड्स भेजे, तो मैंने आपको खाली 1000 मोबाइल दिए हैं। मैंने बोला सुरेश आगे सेल करने का है, आपने बोला ठीक है मैं करता हूं, बिकेगा तब पैसे दूंगा। मैंने हाँ ठीक है, नेचुरली आप एजेंट हो तब देना पैसे। तो मैंने आपको क्या किया, अभी बिना कंसिडरेशन के 1000 मोबाइल दे दिए। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, नहीं इसको सप्लाई मान लिया जाएगा यहीं पे जब भी आप गुड्स भेज रहे हो। क्यों, क्योंकि एजेंट प्रिंसिपल के बीच में, इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, इस ट्रांजैक्शन को सप्लाई मान लिया। सप्लाई मान लिया मतलब जीएसटी लगेगा। मैम वैल्यू, बेटा वैल्यूएशन के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप अगर आती है तो उस केस में क्या हो जाएगा बेटा, यहां सप्लाई आ जाएगा। अब यहां पे इस पैरा 3 शेड्यूल 1 के लिए स्पेसिफिक टाइप के यहाँ पे एजेंट हैं, वो आएंगे एजेंट यहाँ प्रिंसिपल रिलेशनशिप में। कौन से, वो अभी हम नहीं देखेंगे, थोड़ी देर बाद देखेंगे, अभी बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, अभी आप बस क्या याद रखो कि भाई यहाँ पे देखो ट्रांजैक्शन कैसे हो रहा है। यहाँ प्रिंसिपल है, उसने एजेंट को क्या भेजे, गुड्स भेजे, एजेंट आगे सप्लाई करने वाला है। तो यहां पे कौन से ट्रांजैक्शन की बात हो रही है कि किसे सप्लाई मानेंगे, एजेंट और प्रिंसिपल के बीच के ट्रांजैक्शन को सप्लाई मानेंगे इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। और इसमें एक ही और अच्छी बात है कि इसमें सब टाइप के एजेंट कवर नहीं होते, इसमें कुछ स्पेसिफिक एजेंट्स ही कवर होते हैं, वो हम थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है, ये एक ट्रांजैक्शन हुआ। एक और बात करिए इसमें, क्या देखते हैं वो भी हम, एग्जाम्पल है यहां पे। मिस्टर सुरेश वर्क्स एज एन एजेंट, अगेन मिस्टर सुरेश यहाँ पे क्या है, एजेंट है। मिस्टर सुरेश इज व्हाट, एजेंट, लोकेटेड इन महाराष्ट्र, कहां पे है, महाराष्ट्र में। रमेश प्रिंसिपल है, ही इज अ मैन्युफैक्चरर लोकेटेड इन महाराष्ट्र, ये भी महाराष्ट्र में। मिस्टर सुरेश अग्रीज टू परचेज सर्टेन गुड्स फ्रॉम न्यू दिल्ली मार्केट ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर रमेश प्रिंसिपल। तो यहाँ पे मिस्टर सुरेश ने क्या बोला कि भाई मैं कुछ आपके बिहाफ में गुड्स प्रोक्योर करता हूं। ये क्या है, प्रोक्योरमेंट एजेंट है। ये क्या है, प्रोक्योरमेंट एजेंट है। उन्होंने मैन्युफैक्चरर को कई गुड्स लगते हैं, उसने बोला ठीक है मैं आपके बिहाफ में क्या करता हूं, यहाँ पे प्रोक्योर करता हूं गुड्स, कुछ गुड्स प्रोक्योर करता हूं। ठीक है भाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एवरी मंथ एंड सप्लाई द सेम टू मिस्टर रमेश, और सप्लाई करेगा वो किसको, मिस्टर रमेश को। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय मिस्टर सुरेश टू मिस्टर रमेश शैल फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन एंड शैल बी लायबल टू जीएसटी। अभी उसने प्रिंसिपल ने उसको पैसे दिया भी नहीं होगा, अभी सिर्फ उसने गुड्स उसके लिए प्रोक्योर किया। ट्रांजैक्शन किस ट्रांजैक्शन की बात हो रही है बेटा, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एजेंट टू प्रिंसिपल, इस ट्रांजैक्शन की बात हो रही है। ये जो एरो है प्रिंसिपल और एजेंट के बीच का जो ट्रांजैक्शन है, इसे क्या मान लिया जाएगा, सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। हो सकता है प्रिंसिपल ने अभी उस चीज के पैसे नहीं दिए हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रिवर्स ट्रांजैक्शन है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में हमने क्या देखा कि एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ में सप्लाई कर रहा है। इस ट्रांजैक्शन में क्या कर रहा है, एजेंट प्रोक्योरमेंट एजेंट है, उसने प्रोक्योर किया कोई गुड्स प्रिंसिपल के बिहाफ में और प्रिंसिपल को गुड्स भेजा। प्रिंसिपल को गुड्स भेजा, प्रिंसिपल किसी चीज के लिए भी यूज कर ले, उसको अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए यूज कर ले, किसी के लिए भी यूज कर ले। तो ये जो ट्रांजैक्शन है एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में, इसे बोला गया सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। अगेन ओनली स्पेसिफिक टाइप ऑफ एजेंट्स कम अंडर दिस, वो हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में हमारी क्या बात हुई, दो ही बात हुई मैम, सप्लाई ऑफ, एक तो गुड्स की बात हुई, सर्विस वर्विस की कोई बात नहीं आती एजेंट के केस में, सप्लाई ऑफ गुड्स की बात आती है। प्रिंसिपल ने एजेंट को कोई गुड्स भेजे जो एजेंट आगे सप्लाई करने वाला है, इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। प्रिंसिपल और एजेंट के बीच के ट्रांजैक्शन को क्या बोल दिया जाएगा, सप्लाई। एंड सेकेंड, एजेंट ने प्रिंसिपल को भेजे गुड्स, एजेंट ने प्रिंसिपल को भेजे गुड्स, क्या किया था उसने, प्रोक्योर किया था प्रिंसिपल के बिहाफ में, इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। इन दोनों के बीच के ट्रांजैक्शन को क्या बोल दिया जाएगा, सप्लाई। इन दोनों के बीच के ट्रांजैक्शन को क्या बोल दिया जाएगा, सप्लाई। गुड्स कवर होते हैं खाली, सप्लाई ऑफ गुड्स स्पेसिफिकली। पैरा 3 पढ़ा हमने ये, और अब ये लास्ट है पैरा 4 पढ़ेंगे। इसके बाद में जो ये नेक्स्ट पेज में इंपॉर्टेंट नोट दिया, ये थोड़े टाइम के लिए छोड़ दो, एक बार शेड्यूल 1 कंप्लीट करते हैं, हम आते हैं इसमें बाद में, पैरा 4 पे आएंगे अब। नेक्स्ट पैरा 4, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। माइंड माई वर्ड्स बेटा, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज नॉट गुड्स। ऊपर वाले पॉइंट में क्या था, गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स पढ़ा पैरा 3 में, यहां पे क्या है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, सर्विस की बात हो रही है यहां खाली।
नॉट गुड्स, गुड्स की बात नहीं हो रही है। वैसे भी इंपोर्ट ऑफ गुड्स हम पढ़ेंगे सीए फाइनल में, बड़े मजे से पढ़ेंगे। कस्टम्स एक्ट है, वहां पे इंपोर्ट ऑफ गुड्स आ रहा है, कुछ कस्टम से गवर्न होता है, ठीक है। सारा कंट्रोल कस्टम को देके रखा हुआ है इंपोर्ट का, तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स कस्टम से गवर्न होता है, गुड्स का हम इंपोर्ट वहां पे पढ़ेंगे। यहां पे क्या बात हो रही है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, सर्विस का इंपोर्ट कौन कर रहा है, बाय अ पर्सन, कोई भी पर्सन हो सकता है। यहां जीएसटी जब आया था तब टैक्सेबल पर्सन वर्ड यूज किया था, अभी पर्सन, कोई भी पर्सन इंपोर्ट करे। क्या सर्विस की बात कर रही हूं, अगेन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन। डेफिनेशन देखिए हमने, आप क्या कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो सर्विस, कोई भी इंपोर्ट कर सकता है सर्विस, किससे, रिलेटेड पर्सन से, रिलेटेड पर्सन से, और एनी ऑफ हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, या कोई भी अदर एस्टेब्लिशमेंट है आपकी इंडिया के बाहर, कोई भी अदर एस्टेब्लिशमेंट है आउट ऑफ इंडिया, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बट बिजनेस के लिए क्या क्या कवर हुआ है, यहां पे देखते हैं क्या क्या चीजें बात हो रही है। इंपोर्ट की बात हो रही है, हाँ। इंपोर्ट किस चीज का, सर्विस का, हाँ। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज किससे, या तो रिलेटेड पर्सन से, या तो रिलेटेड पर्सन से, या आपकी स्टैब्लिशमेंट, आपकी कोई स्टैब्लिशमेंट है आउट ऑफ इंडिया, बट ये बिजनेस के लिए, बट ये बिजनेस के लिए, बट ये बिजनेस के लिए, ठीक है। इंपोर्ट कर रहे हो आप सर्विस, जैसे कि कोई आर्किटेक्ट की सर्विस आपने इंपोर्ट करी आपके ऑफिस के लिए, तो क्या करे आपने, इंपोर्ट करी, हाँ। सर्विस करी, हाँ। आर्किटेक्ट, वो आर्किटेक्ट क्या आपका कोई रिलेटेड पर्सन है फॉर एग्जांपल, और आपने बिजनेस के लिए करी, अपने ऑफिस के लिए करी, तो वो इधर फॉल हो जाएगा कि हाँ हो जाएगा। बट आपको बहुत ही माइन्यूटली देखना है कि क्या वो आपका रिलेटेड पर्सन या एस्टेब्लिशमेंट है या नहीं है। रिलेटेड पर्सन डेफिनेशन के हिसाब से रिलेटेड पर्सन में फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, मतलब कि आपने आपका आर्किटेक्ट का पूरा काम करवाया आपके ही कोई रिलेटेड पर्सन से, या आपकी ही किसी ब्रांच आपकी बाहर है उससे आपने ऑफिस का पूरा आर्किटेक्ट का काम करवाया, कोई पैसे नहीं दिए, विदाउट कंसिडरेशन, तो क्या वो सप्लाई हो जाएगा, हाँ। शेड्यूल 1 पढ़ रहे हैं, सप्लाई हो ही जाएगा, शेड्यूल 1 पढ़ रहे हैं, सप्लाई हो ही जाएगा, ठीक है। तो अब एक मिनट, क्या क्या पढ़ा हमने बेटा शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 1 में मैम सबसे पहले बात ये हुई कि इवन इफ विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई मान लिया जाएगा। किन केसेस में, सिर्फ 4 केसेस में। यहां पे आए कहां से थे, लिंक नहीं छोड़ने का। 7(1)(c) ने बोला था एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, यहां से आए थे। 4 पैरा पढ़े। पैरा 1 ने क्या बोला, याद हो जाएगा, टेंशन ही मतलब, बहुत बार रिवाइज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसीलिए इस पर्टिकुलर टॉपिक को मैं बार बार रिवाइज करा रही हूं। शेड्यूल 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैरा 1 ने क्या बोला, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड, इसे क्या मान लिया जाएगा, सप्लाई मान लिया जाएगा। ये वही पढ़ रहे हैं, ये क्या पढ़ रहे हैं, किस किस को सप्लाई मान लिया जाएगा, इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। पैरा 2 आया, फिर पैरा 2 ने किसकी बात करी, गुड्स की कि सर्विस की, याद करो, दोनों की मैम। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बट बिजनेस के लिए उसे क्या मान लिया जाएगा, सप्लाई मान लिया जाएगा। कुछ एक्सेप्शन था क्या, हाँ मैम। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एक फाइनेंशियल ईयर में गिफ्ट दिया, डज नॉट एक्सीड 50,000 तक, तो क्या हो जाएगा, वो एक्सेप्शन में, मतलब इससे सप्लाई नहीं मानी जाएगी, एक्सेप्शन में है मतलब इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, सप्लाई नहीं मानी जाएगी, इन शॉर्ट सप्लाई नहीं मानी जाएगी। पैरा 3 आया, फिर पैरा 3 ने बड़ी सिंपल सी बात करी, बोली हम किसकी बात कर रहे हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं, ओनली गुड्स की बात करेगा पैरा 3, नो सर्विस। सप्लाई ऑफ गुड्स, कौन किसको सप्लाई कर रहा है, या प्रिंसिपल ने एजेंट को सप्लाई किया, जहां से एजेंट बोलेगा कि मैं क्या करूंगा, उसको आगे सप्लाई करूंगा, या एजेंट ने कहीं से प्रोक्योर करके प्रिंसिपल को सप्लाई किया। तो ये दोनों भी ट्रांजैक्शन को, प्रिंसिपल से एजेंट को या एजेंट से प्रिंसिपल को, क्या बोला जाएगा, सप्लाई, इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। एंड देन कम्स पैरा 4। पैरा 4 आया, पैरा 4 ने भी अपनी कुछ बातें बोली। पैरा 4 ने क्या बोला, पैरा 4 ने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बोला कि भाई अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो, क्या सर्विसेज, अच्छा किससे, सिर्फ रिलेटेड या अपनी ही एस्टेब्लिशमेंट से, या रिलेटेड पर्सन से, या आपकी ही एस्टेब्लिशमेंट से, बट कहां है आपकी एस्टेब्लिशमेंट, इंडिया के बाहर,
इंपोर्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली इंडिया के बाहर ही होगी, स्टैब्लिशमेंट आउट ऑफ इंडिया, बट फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, तो उसे क्या बोला जाएगा, उसे भी सप्लाई बोला जाएगा। तो ये चारों पैरा क्या बोलते हैं शेड्यूल 1 के, एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। क्योंकि 7(1) ने क्या बोला था भाई, बिजनेस कंसिडरेशन कंपल्सरी टू बी ट्रीटेड अ ट्रांजैक्शन सप्लाई, तो फिर 7(1) आया स्टाइल मार के अपने शेड्यूल 1 के साथ, क्या बोला कि नहीं विदाउट कंसिडरेशन भी हमारे पास 4 चीजें हैं जिसे सप्लाई बोला जाएगा, जिसे सप्लाई बोला जाएगा। क्यों लाया गवर्नमेंट ने ऐसा, गवर्नमेंट ने बोला भाई बड़ी गड़बड़ है, ये रिलेटेड पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन, एजेंट, ये सब में ना कुछ गड़बड़ कर सकते हैं लोग, क्या कर सकते हैं, गड़बड़ कर सकते हैं, टैक्स प्लानिंग कर लेंगे, तो अपने को इन ट्रांजैक्शन को बड़ा ध्यान से देखना है और इनको अपने को इनके पास से यहां से वहां गुड्स गया, सर्विस वर्विस जो भी है, अलग अलग केसेस में अलग अलग चीजें बता दी है, अपने को ये ट्रांजैक्शन बिना कंसिडरेशन के है तो भी सप्लाई मानने का है, तो भी सप्लाई मानने का है। ठीक है, तो ये क्या बात हुई, हमारे चारों पैरा की बात हुई। अब एजेंट यहां पे कौन से वाले, जो हमने पैरा 3 पढ़ा था, वहां मैंने बताया आपको एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एजेंट कवर होते हैं, वो देखते हैं। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेदर अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप फॉल्स विद इन द एम्बिट ऑफ पैरा 3, मतलब कौन से प्रिंसिपल एजेंट की रिलेशनशिप पैरा 3 में आती है of schedule 1 as discussed above or not, the deciding factor is whether the invoice for further supply of goods on behalf of principal is being issued by agent or not। देखो बहुत सिंपल सी चीज है, क्या बात हो रही है यहाँ पे एक सिंपल सी बात ये हो रही है कि भाई ये जो हमने देखा, सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल टू एजेंट और एजेंट टू प्रिंसिपल टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई पैरा 3 में, इसमें स्पेसिफिकली कौन से एजेंट फॉल करते हैं, सारे एजेंट तो नहीं आते मैम, कौन से एजेंट आते हैं, डिपेंड करता है कि इनवॉइस किसने बनाया। बहुत ही सिंपल टेस्ट है, इनवॉइस किसने बनाया है डिपेंड करता है। देखते हैं, इसमें थोड़ा सा डिस्कशन है हमारा, उसके बाद 3-4 एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। क्या डिसाइडिंग फैक्टर है, वेदर द इनवॉइस फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल इज बीइंग इशूड बाय एजेंट और नॉट, एजेंट इश्यू कर रहा है या नहीं। पॉइंट क्या है कि इनवॉइस फर्दर सप्लाई ऑफ गुड्स की एजेंट इश्यू कर रहा है या नहीं, ये पॉइंट है। इन अदर वर्ड्स द क्रूशियल पॉइंट इज whether or not agent has the authority to pass or receive the title of the goods on behalf of principal। ये टेस्ट क्या कर देखना चाहता है, ये देखना चाहता है कि भाई एजेंट के पास कुछ अथॉरिटी है या नहीं है, उसके पास अथॉरिटी है कि नहीं कि वो टाइटल ऑफ गुड्स ट्रांसफर कर सकता है। यहां पे ये चीज देखनी पड़ रही है। सिंपल टेस्ट है, इनवॉइस कौन बना रहा है, इनवॉइस के बेसिस में समझ में आएगा कि एजेंट के पास अथॉरिटी है कि नहीं है। देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं इसमें। वेयर द इनवॉइस फॉर फर्दर सप्लाई इज बीइंग इशूड बाय द एजेंट इन हिज नेम, एजेंट अपने नाम पे जब इनवॉइस इशू करता है, एजेंट अपने नाम पे जब इनवॉइस इशू कर रहा है, सो वेयर द इनवॉइस फॉर फर्दर सप्लाई इज बीइंग इशूड बाय एजेंट इन हिज नेम, देन एनी प्रोविजन ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रिंसिपल टू एजेंट वुड फॉल विद इन द फोल्ड ऑफ पैरा 3। तो जब एजेंट अपने नाम पे इनवॉइस इशू कर रहा है तो इस केस में वो पैरा 3 में एजेंट में आ जाएगा। पैरा 3 में उसे इसको क्या बोल देंगे, उसको एजेंट बोल देंगे। कब, जब एजेंट अपने नाम पे इनवॉइस इशू कर रहा है तब। एग्जांपल्स देखते हैं, 2 मिनट, लेट मी रीड दिस, फिर एग्जांपल्स देखेंगे, क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। However, where the invoice is issued by the agent to the customer in the name of principal, ये क्या हुआ, invoice is issued by agent to customer in the name of principal, such agent would not fall within the ambit of para 3 above। तो यहां पे जब क्या हुआ, जहां पे इनवॉइस एजेंट जो इश्यू कर रहा है वो प्रिंसिपल के नाम पे इश्यू कर रहा है, खुद के नाम पे इश्यू नहीं कर रहा है, वो एजेंट यहां पैरा 3 में उसको एजेंट नहीं बोलेंगे, पैरा 3 के लिए उसको एजेंट नहीं बोलेंगे। क्या है डिफरेंस, ट्रांजैक्शन पूरा सेम होगा। इनवॉइस किसके नाम की इश्यू किया, एजेंट ने प्रिंसिपल के नाम की इनवॉइस इश्यू किया, तो उसको एजेंट नहीं बोलेंगे पैरा 3 के लिए। ये स्पेसिफिकली पैरा 3 के लिए, पैरा 3 में नहीं आया मतलब फिर विदाउट कंसिडरेशन ट्रांजैक्शन नहीं होगा तो सप्लाई नहीं होगा, वो देखेंगे थोड़ी देर बाद। पैरा 3 के लिए एजेंट नहीं है तो वो पैरा 3 में फॉल नहीं करेगा। कब, जब एजेंट ने जो इनवॉइस बनाया वो किसके नाम की इशू किया, प्रिंसिपल के नाम की इशू किया।
सिमिलरली वेयर द एजेंट प्रोक्योर, ये देखो फर्स्ट 2 पॉइंट क्या है, सप्लाई वाले, जब एजेंट ने सप्लाई किया, फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा था, एजेंट ने सप्लाई किया और इनवॉइस किसके नाम पे इशू किया, खुद के नाम पे इशू किया, तो उसे एजेंट बोल देंगे। सेकेंड पॉइंट में एजेंट ने सप्लाई किया और इनवॉइस प्रिंसिपल के नाम की इशू किया, तो उसे सप्लाई नहीं, उसे एजेंट नहीं बोलेंगे पैरा 3 के लिए। और ये जो लास्ट पॉइंट है ये प्रोक्योरमेंट एजेंट से रिलेटेड है। वेयर द गुड्स प्रोक्योर्ड बाय एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल आर इनवॉइस इन द नेम ऑफ एजेंट, तो गुड्स जो उसने परचेज किया एजेंट ने, वो क्या किया, प्रिंसिपल के नाम पे इनवॉइस आई है। देन फर्दर प्रोविजन ऑफ द सेड गुड्स बाय एजेंट टू प्रिंसिपल वुड बी कवर्ड बाय द पैरा 3। तो एजेंट के नाम पे अगर इनवॉइस हुआ है तो फिर जब एजेंट वो प्रिंसिपल को आगे सप्लाई करेगा गुड्स, तो वो पैरा 3 के हिसाब से माना जाएगा एजेंट। एग्जाम्पल देखते हैं, क्लियर होगा। द अबव क्लैरिफिकेशन कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो। ये बेटा क्लैरिफिकेशन है, एक्चुअली स्पीकिंग ये जो है ना, ये इंपॉर्टेंट नोट, ये क्लैरिफिकेशन है, ये पैरा 3 या शेड्यूल 1 का पार्ट नहीं है, अलग से गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन इशू किया। क्या होता है ना, पहले लॉ बन जाता है, लॉ बन गया, उसके बाद इंडस्ट्री में लोगों को डाउट होता है कि भाई ये एजेंट कवर होगा कि नहीं, ये एजेंट कवर होगा कि नहीं, और ऐसे बहुत सारी जगह इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजों को लेके बहुत सारे डाउट्स चलते रहते हैं। नया नया लॉ है, जीएसटी अभी सेटल लॉ नहीं है, 2017 में तो आया है, तो लोगों को बड़े सारे डाउट होते हैं, अच्छा इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा। तो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट चीजें क्लियर करने के लिए क्लैरिफिकेशन इशू करती है। तो ये एजेंट वाले के केस में इंडस्ट्री में लोगों को बहुत ही ज्यादा डाउट था, तो गवर्नमेंट ने ये क्लैरिफिकेशन इशू किया और बताया कि भाई कौन एजेंट रहेगा, कौन एजेंट नहीं रहेगा पैरा 3 के लिए। बाकी केसेस के लिए लोग रहेंगे एजेंट, पैरा 3 के लिए स्पेसिफिकली बताया गवर्नमेंट ने। ठीक है, देखते हैं आगे। द अबव क्लैरिफिकेशन कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग सिनेरियो बेस्ड एग्जांपल्स। अनमोल अपॉइंट्स भोलू टू प्रोक्योर सर्टेन गुड्स फ्रॉम मार्केट। अनमोल ने अपॉइंट किया, मतलब अनमोल है यहाँ पे प्रिंसिपल जो है, अनमोल ने अपॉइंट किया भोलू को, बोला कि भाई मार्केट से थोड़ा सा आप क्या करो, गुड्स मेरे बिहाफ में प्रोक्योर करो, खरीदो। प्रोक्योरमेंट एजेंट बोला उसको, ठीक है, बट पैरा 3 के लिए है कि नहीं देखते हैं। भोलू आइडेंटिफाइज वेरियस सप्लायर, भोलू ने ढूंढे बहुत सारे सप्लायर हु कैन प्रोवाइड द गुड्स एज डिजायर्ड बाय अनमोल, जो कि गुड्स आप दिखा सकते हैं यहाँ पे अनमोल को जैसे चाहिए वैसे। एंड आज द सप्लायर गोलू को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया उसने, टू सेंड द गुड्स एंड इशू द इनवॉइस डायरेक्टली टू अनमोल। ठीक है, उसने खाली आइडेंटिफाई किया, किसने, भोलू ने। और क्या बोला भोलू ने गोलू जो उसने आइडेंटिफाई किया सप्लायर, कि भी आप एक काम करो, गुड्स यहाँ पे आप किसको भेज दो, अनमोल को भेज दो, और डायरेक्टली इनवॉइस भी अनमोल के नाम पे करना, मेरे नाम पे मत करना। इनवॉइस यहां पे भोलू के नाम पे नहीं हुई, तो क्या भोलू एजेंट रहेगा पैरा 3 के लिए? नहीं। So in this scenario, Bholu is acting as procurement agent and is in no way involved himself in supply or receipt of goods. In accordance with the provisions of the Act, Bholu is not agent for supply of goods in term of para 3 of schedule 1. पैरा 3 शेड्यूल 1 के लिए वो एजेंट नहीं रहेगा। बाकी केसेस के लिए एजेंट रहेगा। नॉर्मल केसेस के लिए एजेंट, देखो कोई भी इंसान एजेंट रहेगा कि नहीं किस पे डिपेंड करता है। एजेंट की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे अभी, तो एजेंट की डेफिनेशन में फॉल हो रहा है तो कोई भी जना एजेंट है, उसमें सब कुछ बहुत सारा इंक्लूडेड है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है, ये जो क्लैरिफिकेशन है ये किसके लिए स्पेसिफिकली, यहाँ पैरा 3 के हिसाब से आप एजेंट हो कि नहीं। बाकी केसेस के लिए अगर आप एजेंट की डेफिनेशन में आते हो, आप एजेंट हो पूरे जीएसटी लॉ के लिए। पैरा 3 के लिए आप कब एजेंट हो, जब अगर आपके नाम पे इनवॉइस है तो, सिंपल सी बात। ठीक है, तो इस केस में भोलू एजेंट नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे। मेसर्स टिंटिन A banking company appoints मंदार ऑक्शनर टू ऑक्शन सर्टेन गुड्स, ऑक्शन कर दे गुड्स, उसको मंदार को अपॉइंट किया, ऑक्शनर बोला आप ऑक्शन कर दो हमारे गुड्स। द ऑक्शनर अरेंजेस फॉर ऑक्शन, अरेंज किया उसने ऑक्शन एंड आइडेंटिफाई पोटेंशियल बिडर, और बिडर्स वगैरह यहाँ पे आइडेंटिफाई किया उसने। द हाईएस्ट बिड एक्सेप्ट हुई और गुड्स बेच दिए गए, किसको, हाईएस्ट बिडर को, बाय मेसर्स टिंटिन। द इनवॉइस, मेन पॉइंट आया अब, इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इज इशूड बाय मेसर्स टिंटिन टू सक्सेसफुल बिडर। इनवॉइस किसने इशू कर दिया बेटा, यहाँ पे मेसर्स टिंटिन ने कर दिया, मेसर्स टिंटिन ने कर दिया। तो यहाँ पे एजेंट ने अपने नाम पे इनवॉइस इशू नहीं करी, यहाँ पे किसने, यहाँ पे मंदार ने अपने नाम पे इनवॉइस इशू नहीं करी। तो इस केस में भी क्या हो गया, सिंपल सी बात है, पैरा 3 के लिए वो एजेंट नहीं है। कौन, मंदार। सो इन दिस सिनेरियो द ऑक्शनर इज मियरली प्रोवाइडिंग ऑक्शनिंग सर्विसेज विथ नो रोल प्लेड इन सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, इवन इन दिस सिनेरियो मंदार इज नॉट अ एजेंट ऑफ मेसर्स टिंटिन फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स इन टर्म ऑफ पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1।
तो यहाँ पे गुड्स क्या हुआ है, यहाँ पे सप्लाई किया और टिंटिन ने इनवॉइस इशू कर दी, तो मंदार क्या है, एजेंट नहीं है पैरा 3 शेड्यूल 1 के लिए। नेक्स्ट, गौतम एन आर्टिस्ट अपॉइंट गंभीर ऑक्शनर। गौतम एक आर्टिस्ट है, गंभीर को ऑक्शनर जैसे अपॉइंट किया टू ऑक्शन इज पेंटिंग, बोला मेरी पेंटिंग ऑक्शन कर दे भाई। गंभीर अरेंजेस फॉर द ऑक्शन, गंभीर ने अरेंज किया ऑक्शन के लिए। आइडेंटिफाई किया पोटेंशियल बिडर, हाईएस्ट बिड एक्सेप्ट टू योर पेंटिंग बेच दी गई। द इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ पेंटिंग इज इशूड बाय गंभीर, गंभीर ने इशू करी बेटा इनवॉइस ऑन बिहाफ ऑफ गौतम बट इन हिज ओन नेम, गंभीर ने अपने नाम पे इनवॉइस इशू करी। एंड द पेंटिंग इज डिलीवर्ड टू सक्सेसफुल बिडर, पेंटिंग सक्सेसफुल बिडर को दे दी गई। इन दिस सिनेरियो गंभीर इज नॉट मियरली प्रोवाइडिंग ऑक्शनर सर्विसेज, गंभीर सारी ऑक्शनिंग की सर्विसेज नहीं दे रहा है, गंभीर खाली ऑक्शनिंग की सर्विसेज नहीं दे रहा है, बट इज ऑल्सो सप्लाइंग द पेंटिंग ऑन बिहाफ ऑफ गौतम टू बिडर। गंभीर इज नॉट मियरली प्रोवाइडिंग ऑक्शनिंग सर्विसेज बट इज ऑल्सो सप्लाइंग द पेंटिंग ऑन बिहाफ ऑफ गौतम टू द बिडर, तो वो सिर्फ यहाँ पे क्या कर रहा है, सप्लाई भी कर रहा है, ही इज इन्वॉल्व इन दैट एंड ही इज द अथॉरिटी टू ट्रांसफर द टाइटल ऑफ पेंटिंग ऑन बिहाफ ऑफ गौतम। इनवॉइस उसने इशू करी है तो उसके पास अथॉरिटी है कि वो पेंटिंग का टाइटल भी आगे दे सके। दिस सिनेरियो इज कवर्ड बाय पैरा 3 शेड्यूल 1, इससे पैरा 3 शेड्यूल 1 में कवर किया जाएगा और क्या माना जाएगा कि वो इसके लिए क्या है, यहाँ पे एजेंट है। तो इन सिंपल वर्ड्स एजेंट कौन होता है, जिसके बिहाफ में इनवॉइस इशू होती है, जिसने इनवॉइस इशू करी, सॉरी जिसने अपने नाम पे इनवॉइस, एजेंट ने अगर अपने नाम पे इनवॉइस इशू करी या रिसीव करी तो वो पैरा 3 के लिए एजेंट है, अगर नहीं तो वो नहीं है। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक पॉइंट था पैरा 3 से रिलेटेड। अब जैसे कि हमने इंपोर्ट, अब हमने इंपोर्ट बहुत सारी जगह देखा बेटा अलग अलग, अभी तक के जो हमने इंपोर्ट पढ़ा उसको हम एक बार यहां पे रिलेट करके वापस से देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो एक बार मैं 7(1)(b) पे जाऊंगी, सेक्शन 7 पढ़ा था, याद है, भूल गए, याद हो जाएगा, डोंट वरी। 7(1)(a) और 7(1)(c) याद ही हो गया होगा। एक बार मैं 7(1)(b) पढ़ रही हूं। 7(1)(b) हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन। इंपोर्ट कर रहे हैं आप सर्विस, किसके लिए, कंसिडरेशन के लिए। वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो इसे क्या बोलते हैं, सप्लाई। हमने पढ़ा था, कल ही पढ़ा था। किसको सप्लाई बोलते हैं, अगर आपने इंपोर्ट करी है सर्विस कंसिडरेशन के लिए, और वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, चाहे बिजनेस के लिए हो चाहे बिजनेस के लिए ना हो, चाहे बिजनेस के लिए हो चाहे बिजनेस के लिए ना हो, आपने अगर इंपोर्ट करी है सर्विसेज, कंसिडरेशन दिया है तो उसे सप्लाई बोला है एक बार तो 7(1)(b) से। लेटर ऑन मैंने आपको बताया था कि बट फिर नॉट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस है, अगर पर्सनल पर्पस के लिए लिए तो उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया, वो लेटर ऑन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एक पढ़ा था, और इसके अलावा हमने अभी पैरा 4 ऑफ शेड्यूल 1 में भी इंपोर्ट का पढ़ा। तो यहाँ पे सारा कुछ कंबाइंड रीडिंग अभी तक के का इंपोर्ट का क्या आता है वो भी हम देखेंगे एक बार इस चार्ट से, बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस विद कंसिडरेशन, आपने इंपोर्ट करी सर्विस, कंसिडरेशन दिया, बिजनेस के लिए है, कंसिडरेशन है, बिजनेस है, बात ही खत्म हो गई। कंसिडरेशन है, बिजनेस है, बात ही खत्म हो गई। क्या हो जाएगा, ये टैक्सेबल हो जाएगा, मतलब इसे सप्लाई तो बोलेंगे ही भाई, इसे सप्लाई तो बोलेंगे ही बोलेंगे। कंसिडरेशन है, बिजनेस है, तो कोई यहाँ पे दिक्कत ही नहीं है। ये देखो हमने अभी अभी पढ़ा था, इंपोर्ट कर रहे हो आप सर्विस, कंसिडरेशन दे रहे हो और बिजनेस के लिए कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, इसे सप्लाई बोल देंगे। 7(1)(b) के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये सप्लाई हो जाएगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विस स्पेसिफिकली कवर किया हुआ है। फिर उसके बाद इंपोर्ट ऑफ सर्विस विथ कंसिडरेशन है, नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो पहले तो इसको सप्लाई बोल दिया 7(1)(b) से, बट द सेम इज टैक्सेबल एज पर 7(1)(b), बट द सेम हैज बीन एग्जेम्प्टेड बाय अ नोटिफिकेशन फ्रॉम जीएसटी। एक नोटिफिकेशन हम पढ़ेंगे अभी आगे के चैप्टर्स में आएगा, उसके हिसाब से इसको एग्जेम्प्ट कर दिया। पहले तो सप्लाई बोल दिया बट लेटर ऑन एग्जेम्प्ट कर दिया। बट इंपोर्ट ऑफ सर्विस करिए आपने विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन। अब विदाउट कंसिडरेशन अगर कोई चीज है तो कहां पे आना है आपको, शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में फॉल होगा तो सप्लाई होगा, और कोई चीज विदाउट कंसिडरेशन है और शेड्यूल 1 में भी नहीं है तो फिर वो सप्लाई नहीं होगा। देखो कोई भी चीज विदाउट कंसिडरेशन है तो आपको सिर्फ शेड्यूल 1 में आना है। शेड्यूल 1 की 4 चीजों में से है तो सप्लाई है, और नहीं तो वो सप्लाई नहीं है। सो विदाउट कंसिडरेशन शेड्यूल 1 में आ गए। फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो यस इट इज सप्लाई एंड इट इज टैक्सेबल एज पर पैरा 4 शेड्यूल 1, पैरा 4 शेड्यूल 1। बट
इफ इट इज फ्रॉम एनी अदर पर्सन, रिलेटेड पर्सन से नहीं है, किसी फ्रेंड से ली आपने फॉर एग्जाम्पल, तो देन इट इज नॉट सप्लाई, नहीं है सप्लाई। क्यों नहीं है? क्योंकि आता ही नहीं शेड्यूल 1 में। ठीक है, शेड्यूल 1 में सिर्फ रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन है, पैरा 4 शेड्यूल 1 में। इफ इट इज फ्रॉम अदर पर्सन देन इट इज नॉट सप्लाई, देन इट इज नॉट टैक्सेबल, देन इट इज नॉट टैक्सेबल। ठीक है, ये एक बार और बेटा रीड करना, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चीज है ये। और अब ये 2 एग्जाम्पल्स और है और उसके बाद फिर हमारा अभी का डिस्कशन कंप्लीट होगा। ठीक है, झुमरू एसोसिएट्स received legal consultancy service from its head office located in Malaysia। तो झुमरू एसोसिएट्स ने कोई लीगल सर्विस ली अपने हेड ऑफिस से मलेशिया से। The head office has rendered such service free of cost to its branch office, पैसे नहीं लिए, फ्री में दे दिया। Since झुमरू एसोसिएट and head office are related person, services received by झुमरू एसोसिएट्स will qualify as supply even though head office has not charged anything from it। देखो, सबसे पहले विदाउट कंसिडरेशन का ट्रांजैक्शन है। झुमरू एसोसिएट ने अपनी मलेशिया हेड ऑफिस से कोई सर्विसेज ली, हेड ऑफिस ने कोई पैसे नहीं लिए। विदाउट कंसिडरेशन है तो कहां पे आएंगे? शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 1 में कहां फॉल होता है ये मैम? पैरा 4, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है फ्रॉम यहां एस्टेब्लिशमेंट आउट ऑफ इंडिया। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, लीगल सर्विस ली है उन्होंने, लीगल कंसल्टेंसी सर्विस, तो इसे सप्लाई बोल देंगे। हाँ, सारा कुछ फुलफिल हो रहा है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस from a related or establishment outside India for the purpose of business without consideration, it will qualify as supply as per para 4 schedule 1। Next, Champak, a proprietor registered in Delhi has sought architect services from his son located in USA। तो यहां पे क्या है? चकमक है, सॉरी चंपक नहीं है, चकमक। ओके, चकमक ने क्या किया? अ प्रोप्राइटर रजिस्टर्ड इन दिल्ली में है, इंडिया में है ये भाई साहब, अपनी आर्किटेक्ट सर्विस ली है। किससे ली है आर्किटेक्ट सर्विस? अपने बेटे से ली है। फ्रॉम हिज सन लोकेटेड इन यूएस विद रिस्पेक्ट टू हिज न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस, अपने घर के लिए लिए, बिजनेस के लिए नहीं लिए, पर्सनल पर्पज हो गया ये तो, घर के लिए लिए, हाउस इन दिल्ली। ऑल द सर्विसेज हैज बीन रिसीव्ड बाय चंपक विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम हिज सन हु इज अ रिलेटेड पर्सन, इट विल नॉट क्वालिफाई एज सप्लाई सिंस द सेम इज नॉट रिसीव्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। क्या ये बिजनेस के लिए? नो, बिजनेस के लिए बिल्कुल नहीं, घर के लिए लिए सर्विस, तो इसे सप्लाई नहीं बोला जाएगा इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। पैरा 4 क्या बोलता है? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और एस्टेब्लिशमेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। ये किसके लिए लिए? घर के लिए लिए। सन रिलेटेड पर्सन है, हाँ, कैसे? मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, फैमिली की डेफिनेशन में सन आता है, तो रिलेटेड पर्सन तो है परंतु बिजनेस के लिए नहीं है, तो ये सप्लाई होगा क्या? नहीं होगा, ये सप्लाई नहीं होगा। तो ये पैरा 4 के 2 एग्जांपल्स थे। ठीक है, तो यहां पे बेटा हमारा कंप्लीट होता है शेड्यूल 1 तक का पार्ट। ये बहुत बड़ा लेंथी शेड्यूल था, हमने डिटेल में लिया। ठीक है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बार रीड जरूर करना। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम शेड्यूल 2 शेड्यूल 3 करेंगे। ठीक है, सो विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर। थैंक यू फॉर नाउ।